सभी ने एक साथ पैगोडा में प्रवेश किया। हालांकि हजारों लोगों ने प्रवेश किया था, लेकिन पहली मंजिल पर मू वुशुंग के सामने केवल 1 दर्जन या उसके आसपास ही लोग थे, जिनमें से कोई भी किंगयुन तलवार संप्रदाय का नहीं था। ऐसा लगता है कि 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों को बेतरतीब ढंग से एक ही भ्रम में प्रवेश करने के लिए सौंपा गया था। एक बार जब वे पहले स्तर को पार कर लेते तो वे दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते थे। मू वुशुंग ने किंगयुन तलवार संप्रदाय के शिष्य की पोशाक पहनी हुई थी। उसने इसे विशेष रूप से संशोधित किया था। चांद जैसी सफ़ेद पोशाक बहुत अच्छी गुणवत्ता की थी, जिसके किनारे लहराते हुए थे और किनारों पर नीली लंबी तलवारें कढ़ाई की गई थीं, जिससे ये बहुत सुंदर लग रही थी। जूनियर सिस्टर, आप किस संप्रदाय से हैं? मैं आपके कपड़ों को पहचान नहीं पा रहा हूँ। उनमें से एक ने मू वुशुंग से पूछा। हम सभी एक साथ स्तर पार करने के लिए एक गठबंधन बनाने की योजना बना रहे हैं। कुल 18 स्तर हैं, इसलिए शुरुआत में ही गठबंधन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जूनियर सिस्टर सुंदर है। पुरुषों के खून में सुंदरियों की रक्षा करने वाले नायक की भावना होती है। वह इतनी कोमल और नाजुक लग रही है, हर कोई उसकी रक्षा करना चाहता है। मू वुशुंग ने उस शिष्य की पोशाक पर एक नज़र डाली। वह त्यानहे संप्रदाय का शिष्य था। उसने केवल त्यानहे संप्रदाय के 20% संसाधन ही लिए थे। अगर वह अपने संप्रदाय का नाम बता देती तो ये शिष्य शायद इतना क्रोधित होता कि खून की उल्टी कर देता। इसलिए वह कुछ नहीं बोली, बल्कि अपने आसपास का निरीक्षण करने लगी। ये भ्रम केवल टावर के अंदर की एक सजावट थी और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। तभी अचानक हवा का एक दुर्गंधयुक्त झोंका आया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक वूश के साथ एक विशाल सांप का सिर जमीन पर गिर गया। उनके ऊपर विशाल सांप के शरीर का आधा हिस्सा, जो छत के शहतीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, खून उगल रहा था। फिर धड़ की आवाज के साथ वह जमीन पर फिसल गया, जिससे फर्श हिल गया। हर कोई पीला पड़ गया। यह विशाल सांप वास्तव में अपनी उपस्थिति छिपा सकता था और किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया था। अगर इस खूबसूरत जूनियर सिस्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती तो विशाल सांप ने शायद कई लोगों को निगल लिया होता। त्यानहे संप्रदाय के शिष्य ने जोर से थूक निगला और अब मू वुशुंग से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सीनियर सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक शिष्य ने अभिवादन में अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। आध्यात्मिक साधना की दुनिया में जिसका भी साधना स्तर उच्चतम होता है, उसे सीनियर सिस्टर या सीनियर ब्रदर कहा जाता है। भले ही वे एक ही संप्रदाय के न हों, वे आमतौर पर एक दूसरे को इसी तरह संबोधित करते हैं। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हैं जो और भी अधिक शक्तिशाली है, तो वे उन्हें सीनियर वरिष्ठ कहते हैं। ये लोग उसे अभी जूनियर सिस्टर कह रहे थे, लेकिन अब वे उसे सीनियर सिस्टर कह रहे हैं। मू वुशुंग ने अभी भी सभी को नज़रअंदाज किया। वह इस भ्रम में कोई खामी ढूंढ रही थी। ये केवल पहला स्तर है, कुल 18 स्तर हैं। स्तर जितना ऊंचा होगा, यह उतना ही कठिन होता जाएगा। 2 दिन का समय निश्चित रूप से बहुत कम है, उसे चीज़ों को गति देने की आवश्यकता है। पहले स्तर में केवल एक विशाल सांप है, इसलिए यह निश्चित रूप से केवल प्रतिक्रिया गति का परीक्षण करने से कहीं अधिक है। यह क्या हो सकता है? उसने छत की ओर देखा और अचानक उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी तलवार का उपयोग करके विशाल सांप के आंतरिक कोर को बाहर निकाला और सभी की हैरान नज़रों के बीच उसने इसे ऊपर के एक छोटे से खांचे में जड़ दिया। बज़, एक हल्की सी आवाज़ के साथ सामने की दीवार अचानक सीढ़ियों में बदल गई। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उस पर कदम रखा। वाह, सीनियर सिस्टर बहुत अद्भुत हैं। हर कोई जल्दी से उसके पीछे पीछे गया और दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। जैसे ही आप आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, दृश्य अचानक बदल जाता है। आपके सामने एक घास का मैदान होता है और सिर के ऊपर बिजली और गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा बाघ प्रकट हुआ। दूसरों ने जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए। उनके चेहरे पर सतर्कता थी, लेकिन मू वुशुंग ने देखा कि यह बेकार था। बाघ की आंखें तिरस्कार से चमक रही थीं, मानो वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। अंत में उसने केवल मू वुशुंग की ओर देखा और मानव भाषा में बोला, फ्लोटिंग पैगोडा के दूसरे स्तर का मिशन स्तर को पूरा करने के लिए घास के मैदान को पार करना है। ये कहने के बाद बाघ गायब हो गया। हम तो डर ही गए थे। हमें लगा कि हमें इस टाइगर ब्रदर बाघ भाई को चुनौती देनी है। एक शिष्य ने अपनी छाती थपथपाई। मू वुशुंग के कान खड़े हो गए। बिजली और गड़गड़ाहट के बीच उसने कुछ असामान्य सुना। उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली और बाहर की ओर दौड़ी। अरे सीनियर सिस्टर, हमारा इंतजार करें। जब तक वे बोलते, वह नज़रों से ओझल हो चुकी थी। दहाड़, थोड़ी दूर से एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। कुछ ही क्षणों बाद हवा में खून की तेज गंध फैल गई। क्या मेरी सीनियर सिस्टर मर गई? वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सावधानी से चलकर गए, केवल ये देखने के लिए कि एक विशाल जानवर जमीन पर एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर पड़ा था। उसका सिर और शरीर अलग हो गए थे और हर जगह खून के धब्बे थे। हे भगवान, सीनियर सिस्टर अद्भुत हैं। तभी
विशाल जानवर का सिर धीरे धीरे वापस उसके शरीर पर आ गया और खून धीरे धीरे अपने सामान्य प्रवाह में लौट आया। जल्दी जल्दी, यह जिंदा है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, विशाल जानवर ने अपनी आंखें खोल दीं। जब त्यानहे संप्रदाय के शिष्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो वह पहले ही टावर के बाहर जमीन पर पड़ा था। उसने अपना सिर छुआ और पाया कि उसका सिर अभी भी उसकी गर्दन से जुड़ा हुआ था और उसे विशाल जानवर द्वारा फाड़ा नहीं गया था। उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह मरा नहीं था। अरे भाई, तुम किस संप्रदाय से हो? उसने देखा कि उसके बगल में एक शिष्य उठ रहा था और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वे वही थे जो उस भयंकर सीनियर सिस्टर ने पहले पहने थे। किंगयुन तलवार संप्रदाय, उस शिष्य ने काफी गर्व के साथ कहा। पफ्ट, त्यानहे संप्रदाय के शिष्य ने सदमे से खून की उल्टी कर दी। अभी एक अगरबत्ती के जलने जितना ही समय बीता है और 300 से अधिक शिष्य पहले ही बाहर हो चुके हैं। दूसरी तरफ एक शिष्य ने टावर की ओर देखा। टावर के प्रवेश द्वार पर एक कांस्य पट्टिका थी जिस पर एक संख्या थी जो लगातार कम हो रही थी, जो टावर में बचे लोगों की संख्या होनी चाहिए। लॉन्ग मोशन की बेचैनी। एक गहरे काले रंग की उड़ने वाली कलाकृति बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी, हवा में केवल एक धुंधली छाप छोड़ते हुए, इससे पहले कि वह 100 मील दूर निकल जाए। लॉन्ग मोशन, जो आंखें बंद किए आराम कर रहे थे, उन्होंने अचानक आंखें खोलीं और खड़े हो गए। लॉन्गी, वापस चलो। मास्टर, हम तो पवित्र राजधानी वापस जा रहे हैं, लॉन्गी ने उलझन में कहा। नहीं, वापस जियांगपान शहर चलो। कोई चीज़ उन्हें पुकार रही थी, उन्हें पिछली रात वहां से नहीं निकलना चाहिए था। पूरी यात्रा के दौरान उनका दिल एक अभूतपूर्व घबराहट से भरा हुआ था, मानो उन्होंने जियांगपान शहर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। उनके दिमाग में उस छोटे लड़के की आवाज़ और मुस्कान बार बार गूंज रही थी। वे बस आम लोग थे जिनका रास्ता आपस में नहीं कटना चाहिए था, लेकिन उस छोटे लड़के की छवि उनके दिल में गहरी होती जा रही थी। जब वे अपनी आंखें बंद करते तो वे लगभग उसकी साफ घंटी जैसी हंसी और उसकी बचकानी आवाज़ सुन सकते थे। जुवानिक्सी, तुम कौन हो? लेकिन मास्टर, पवित्र सम्राट का क्या? लॉन्ग मोशन ने त्योरियां चढ़ाईं और लॉन्ग यी की ओर देखा। लॉन्ग यी तुरंत चुप हो गया। वह जानता था कि उसके मास्टर पवित्र सम्राट को नापसंद करते हैं और पवित्र सम्राट उसके मास्टर को नापसंद करते हैं। उसके मास्टर के पवित्र सम्राट की बात सुनने और इस बार वापस जाने का मुख्य कारण ये था कि मिस हेलियन ने एक समरन की क्षमता को जागृत कर लिया था। लॉन्ग यी जानता था कि मालकिन भी एक समरन थी और इसके अलावा सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली समरन थी। मास्टर ने शायद कुछ सोचा होगा, यही कारण है कि वे वापस जाकर देखने के लिए सहमत हुए। उसे बस यह नहीं पता था कि उसके मास्टर ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया और जियांगपान शहर लौटना चाहते थे। वह छोटी सी जगह बहुत दूर थी और वहाँ ज्यादा एयरस्टोन नहीं थे। किस बात ने उसके मास्टर का मन बदल दिया और वे वापस जाना चाहते थे? अपने दिमाग में बेतहाशा अनुमान लगाते हुए लॉन्ग यी जल्दी से घूमा और तेज गति से जियांगपान शहर की ओर उड़ चला। लॉन्ग मोशन की गहरी नज़रें पवित्र राजधानी की दिशा में टिकी रहीं। इस दुनिया में पुनर्जन्म जैसी चीज़ें होती हैं। क्या उसकी शुआंग एक दूसरी दुनिया से नहीं थी? हेलियन कियान ने अचानक अपनी समरन क्षमताओं को जागृत कर लिया और एक पल के लिए उन्होंने शुआंग एयर के बारे में सोचा। लेकिन अभी वे जियांगपान जाना चाहते हैं। देखो, 9वां तल जल उठा है। कोई 9वें तल पर जा रहा है। टावर के बाहर अधिक से अधिक लोग बाहर हो रहे थे, लेकिन कोई भी जा नहीं रहा था। इसके बजाय वे अंदर जो हो रहा था उस पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए थे। जब भी कोई अगले स्तर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होता तो वह स्तर जल उठता था। अभी आधा दिन ही हुआ है और कोई पहले ही 9वें तल पर पहुंच गया है। यह अद्भुत व्यक्ति कौन है? जब मैं बाहर हुआ था तो मैं केवल 4थे तल तक ही पहुंच पाया था, जिसे पहले से ही तेज माना जा रहा था। 9वें तल पर मौजूद व्यक्ति तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये कठिन होता जाता है। केवल वे ही वास्तव में अद्भुत हैं जो अंत में जीतते हैं। किसी ने व्यंग्य किया। हे भगवान, देखो, 10वां तल जल उठा है। हे भगवान! तभी टावर का 10वां तल अचानक जल उठा, उस गति के साथ जिसने सभी को अवाक और अविश्वास में डाल दिया। मेरे भगवान, यह अभी कुछ ही समय हुआ है। एक अगरबत्ती जलने का आधा समय भी नहीं हुआ है। एक अगरबत्ती का आधा हिस्सा कहाँ है? ये स्पष्ट रूप से केवल चाय पीने जितना समय है। ऐसा क्यों है कि यह व्यक्ति जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है मजबूत होता जाता है? वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। हर लड़ाई के साथ और मजबूत होना। ये व्यक्ति जरूर कोई किलिंग मशीन होगा। क्या चल रहा है? ये व्यक्ति तेज और तेज क्यों होता जा रहा है? हर किसी की आंखें 10वें तल पर टिकी थीं। वे काश टावर के आर पार देख पाते और देख पाते कि अंदर क्या हो रहा है। किसी ने व्यंग्य जारी रखा, कौन जानता है कि अंदर कितने लोग थे? हो सकता है कि वे सभी एक ही संप्रदाय के थे जिन्होंने 10वें स्तर में प्रवेश करने के लिए टीम बनाई थी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? किसी ने तुरंत इस व्यक्ति पर उपहास भरी हंसी हंसी। ये प्रफुल्लित करने वाला है।
तीसरे स्तर से शुरू करके भ्रम एक एकल अनुभव बन जाता है, लेकिन आप कहते हैं कि आपको संप्रदाय के लोगों के साथ सहयोग करना होगा। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। आप स्पष्ट रूप से वह हैं जो पहले या दूसरे दौर में बाहर हो गए थे, है ना? क्या ये स्वीकार करना इतना कठिन है कि कोई और उत्कृष्ट है? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह कमज़ोर है? वह आदमी, जिसका चेहरा फटकार से लाल हो गया था, चुपचाप भीड़ से बाहर निकल गया और दूसरी जगह चला गया। जल्द ही 11वां और 12वां तल भी 1 घंटे के भीतर जल उठे। वध का मार्ग। हालांकि जैसे ही शाम ढली, टावर का 13वां तल अंधेरे और उदास बना रहा। दुनिया बर्फ और बर्फ से ढकी थी, हर तरफ केवल सफ़ेदी की चादर दिखाई दे रही थी। हाड़ कांपा देने वाली ठंड उसके शरीर में समा गई थी और मुंह वुशुंग अपनी लंबी तलवार थामे इस भ्रम में 3 दिन और 3 रात तक स्थिर खड़ी रही। पहले 12 स्तरों के लिए उसके पास किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक थी, जिसने उसे अजेय बना दिया और प्रत्येक हत्या के साथ उसे और अधिक क्रूर बना दिया। हालांकि 13वें तल को केवल हत्या करके पार नहीं किया जा सकता था। तुम्हारी हत्या की आभा बहुत मजबूत है, तुम्हारी रक्त पिपासा बहुत गहरी है। तुम कब जागोगी? तुम इस परीक्षा को कब पार करोगी? एक पुराने पेड़ ने उससे कहा। इसलिए वह 3 दिन और 3 रात तक पेड़ के सामने खड़ी रही। अचानक उसने अपनी फीनिक्स आंखें खोली और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। सिर्फ इसलिए कि मैं रक्तपिपासु और क्रूर हूं, क्या इसका मतलब है कि मुझे जाग जाना चाहिए? पुराने पेड़, तुम गलत हो। मेरा किलिंग स्वॉर्ड पाथ, वध का तलवार मार्ग मेरे अपने दिल में निहित है। यदि मेरा दिल अच्छा है तो मेरा तलवार मार्ग अच्छा है, यदि मेरा दिल दुष्ट है तो मेरा तलवार मार्ग दुष्ट है। मैं अपने तलवार मार्ग को नियंत्रित करती हूँ, वह मुझे नियंत्रित नहीं करता। 1000 दुष्ट लोगों को मारना और 1000 अच्छे लोगों को मारना एक ही बात नहीं है। इसलिए तुम्हें जागने की जरूरत है। सरसराहट। अचानक पुराना पेड़ हिल गया और बर्फ के टुकड़े जैसी एक पत्ती उसकी ओर उड़ी, जिसे उसने आसानी से पकड़ लिया। यह एक ऐसी बर्फीली पत्ती थी जो कभी नहीं पिघलेगी। पुराने पेड़ पर ऐसी केवल कुछ ही पत्तियां थीं। वह समझ नहीं पाई कि पुराना पेड़ उसे यह पत्ती क्यों देगा। बधाई हो, तुमने 13वां स्तर पार कर लिया है, पुराने पेड़ की वृद्धा आवाज गूंजी। उसी समय टावर का 14वां तल जल उठा। धन्यवाद। मु वुशुंग ने एक जूनियर के रूप में पुराने पेड़ के सामने सिर झुकाया और फिर 14वें तल की ओर बढ़ गई। इस क्षण एल्ड चांगडोंग, जो टावर के बाहर अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी वृद्ध लेकिन उत्साही नजरें 13वें तल पर टिकी थीं। वह अचानक हंसे। ये पुराना साथी वास्तव में एक अवसरवादी है, हमेशा उन लोगों के खजाने जब्त कर लेता है जो परीक्षण पास करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस बार उसने वास्तव में अपनी नेटल डिवाइन लीफ दान कर दी। कितना दुर्लभ है। फुटबॉल। वाह, ये पार हो गया, ये पार हो गया। देखो, 14वां तल जल उठा है। इस बार इसमें 3 घंटे लगे। हे भगवान, उस व्यक्ति ने केवल 8 घंटों में 14 स्तर पार कर लिए। केवल 5 स्तर बचे हैं। केवल 5 स्तर बचे हैं। हर कोई उत्साहपूर्वक जोर जोर से चर्चा कर रहा था। अब तक टावर के बाहर कई हजार लोग बाहर हो चुके थे और कांस्य पट्टिका पर संख्या घटकर 361 रह गई थी। बाद के स्तर अधिक कठिन होते जा रहे हैं। अब औसतन हर अगरबत्ती के समय में 20 लोग बाहर हो रहे हैं। वह व्यक्ति आखिर कौन है? वह किस संप्रदाय का है? वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मेरे भगवान, अभी भी 16 घंटे बचे हैं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से 18वें तल तक पहुंच जाएगा। मैंने सुना है कि चर्च ऑफ लाइट के शिष्यों को भी कम से कम 11 घंटे लगे थे। क्या आपको लगता है कि इस व्यक्ति के पास चर्च ऑफ लाइट के शिष्यों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है? ये कैसे संभव है? 3 घंटों में 5 सबसे कठिन स्तरों को पार कर लें। सपने देखना बंद करो। मुझे लगता है कि 16 घंटे भी कठिन होंगे। अंतिम 5 स्तर नरक जैसे हैं। चर्चा जोर जोर से बढ़ती गई। हे भगवान, देखो, 40 से ज्यादा लोग बाहर हो गए हैं। मेरे भगवान। हर कोई उस शिष्य के चारों ओर जमा हो गया जो अभी बाहर हुआ था और स्थिति के बारे में पूछने लगा। पूछने के बाद ही पता चला कि वे सभी 9वें तल पर बाहर हुए थे। उनमें से अधिकांश स्पिरिट किंग दायरे में थे। 9वां स्तर पूरी तरह से भयानक है, किसी के भी इसे पार करने का कोई तरीका नहीं है। एक शिष्य ने कहा, जो अभी भी सदमे में था। एक अन्य व्यक्ति ने गुस्से में शिकायत की, मुझे लगता है कि इस तरह का स्तर स्पष्ट रूप से हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चर्च ऑफ लाइट का वह बूढ़ा व्यक्ति चाहता ही नहीं कि हम स्तर पार करें। ये केवल 9वां स्तर है और यह पहले से ही इतना कठिन है। कौन इसे पार कर सकता है? बिल्कुल, वह एक ऐसा स्तर है जिसे कोई भी इंसान पार नहीं कर सकता। अगर आज रात कोई भी 9वें स्तर को पार कर ले तो मैं अपना सिर काट दूंगा और उसे फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को दे दूंगा। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस व्यक्ति को लगा कि जो उसने कहा उससे सब गहराई से सोचने लगे हैं। दोस्त, क्या तुम गंभीर हो? एक राहगीर ने पूछा। बेशक। हा 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 हा। अचानक भीड़ हंसी से फूट पड़ी।
किसी ने टावर पर लगी लाइट की ओर इशारा किया और कहा, किसी ने पहले ही 13वां स्तर पार कर लिया है और अब 14वें स्तर पर है। भाई जल्दी करो और अपना सिर काट लो ताकि हम इसे गेंद की तरह फुटबॉल खेल सकें। हा हा हा, ये प्रफुल्लित करने वाला है, हा हा हा, अपना सिर अभी काटो। उस आदमी ने ऊपर देखा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके बगल में उसी संप्रदाय के एक शिष्य ने उसे जल्दी से खींच लिया। वुमिंग का आगमन। नमस्ते। किसी ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण हजारों लोगों ने एक साथ हौंफते हुए कहा, इस पैगोडा का 15वां तल जल उठा है। क्या ये कोई इंसान है? ये तो कोई राक्षस है। मैदान के बाहर छोटा जुवानिक्सी पहले ही वुजीजी की गोद में सो चुका था। कोलाहल के बीच भी वह शांति से सो रहा था। उसका छोटा सा चेहरा लाल था। जब से वुजीजी को पता चला कि जियाओ जुवानिक्सी को स्वच्छता का जुनून है, वह पहले जैसा मैला कुचला व्यक्ति नहीं रहा था। इस क्षण वह चमकती आंखों से फ्लोटिंग पैगोडा के 15वें तल को देख रहा था और कान तक मुस्कुरा रहा था। उसने एक सुंदर आदमी को आते हुए और उसके बगल में बैठते हुए भी नहीं देखा। तुम्हारा नया प्रशिक्षु बहुत सक्षम है। उसने फ्लोटिंग पैगोडा के 14वें तल को इतनी जल्दी पार कर लिया। जब उसने एक आवाज़ सुनी, तभी उसे अपने बगल में बैठे एक अजीब आदमी के बारे में पता चला। जैसे ही वुजीजी ने उसका चेहरा और उसकी आंखों का रंग देखा, तो वह भौहें सिकोड़ बैठा। हेवनली फॉक्स क्लान का क्राउन प्रिंस वास्तव में 9वीं श्रेणी के संप्रदायों की प्रतियोगिता में रुचि रखता है। मुझे निम्नतम स्तरीय संप्रदायों की प्रतियोगिताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वुशुंग मेरी एक पुरानी दोस्त है और यह केवल उचित है कि मैं उसकी परवाह करूं। सेलेस्टियल फॉक्स क्लान का क्राउन प्रिंस और उसकी शिष्या पुराने परिचित हैं। वुजीजी बहुत हैरान था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सेलेस्टियल फॉक्स क्लान के क्राउन प्रिंस ने जारी रखा, मैंने सुना है कि आपका किंग्युन तलवार संप्रदाय जल्द ही शिष्यों की भर्ती करेगा। संप्रदाय प्रमुख वुजीजी, आप क्या सोचते हैं? वुमिंग का प्रस्ताव। वुजीजी के चेहरे के भाव एक पल में तेजी से बदल गए। प्रतिष्ठित तियानहू कबीले, जो 4 महान सुपर परिवारों में से एक है, के क्राउन प्रिंस वुमिंग ने वास्तव में कहा कि वह एक निम्न स्तरीय संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। यह मजाक किसी भी तरह से सुखद नहीं था, लेकिन वुमिंग की मनमोहक पीच ब्लॉसम आंखों में एक गंभीर भाव था, जो मजाक का कोई संकेत नहीं दे रहा था। फिर भी वुजीजी ने इनकार करते हुए कहा, महामहिम मजाक कर रहे हैं। आप स्पिरिट वेनरेबल दायरे के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। हमारे 9वीं श्रेणी के संप्रदाय के पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये हेवनली फॉक्स क्लान का क्राउन प्रिंस वुमिंग कुख्यात है। उसके एक तरफा दावों पर विश्वास करना असंभव है। उसकी अपनी प्यारी शिष्या शायद उसे जानती भी न हो। वुमिंग ने अपने होठों पर एक मुस्कान बिखेरी। उसकी आकर्षक आंखें चमक उठी जब वह विशाल पैगोडा को ध्यान से देख रहा था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैं एक शिष्य होने के योग्य नहीं हूं, तो मैं संप्रदाय का प्रशिक्षक बनूंगा। इससे पहले कि वुजीजी अपना इनकार भी कर पाता, वुमिंग पहले ही उसकी ओर मुड़ चुका था। संप्रदाय प्रमुख वो, आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचते कि मैं, महामहिम, एक उचित प्रशिक्षक होने में भी असमर्थ हूं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? वुजीजी ने इनकार के अपने शब्द वापस निगल लिए। संप्रदाय के प्रशिक्षक वे शिक्षक होते हैं जो बाहरी शिष्यों को पढ़ाते हैं। उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती और उनका काम बिना किसी श्रेय का होता है। वुजीजी समझ नहीं पा रहा था कि हेवनली फॉक्स क्लान का एक राजकुमार उनके किंग्युन तलवार संप्रदाय में शामिल होने का विकल्प क्यों चुनेगा। चूंकि वह यही बनना चाहता है, तो उसे बनने दो। वैसे भी इससे हमारे संप्रदाय का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यह विचार मन में आते ही वुजीजी को काफी बेहतर महसूस हुआ। जुवानिक्सी के पिता का रहस्य। संप्रदाय प्रमुख वो, क्या आप जानते हैं कि इस बच्चे का पिता कौन है? वुमिंग ने जियाओ जुवानिक्सी की ओर इशारा करते हुए अचानक पूछा, जो एक छोटे सुअर की तरह गहरी नींद में सो रहा था। वुजीजी को स्वाभाविक रूप से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने सावधानी से कहा, मुझे खेद है महामहिम, मैं ऐसे मामलों का खुलासा नहीं कर सकता। हालांकि वुमिंग उसके भावों से पहले ही वह उत्तर समझ चुका था जिसकी उसे तलाश थी। वह दुष्टता से मुस्कुराया, शान से खड़े होते हुए ताली बजाई, संप्रदाय प्रमुख वो, मैं जल्द ही किंग्युन तलवार संप्रदाय में आऊंगा। मेरे लिए उचित व्यवस्था करना याद रखें। इससे पहले कि वुजीजी कोई उत्तर दे पाता, वह पलक झपकते ही गायब हो गया। वुजीजी का मूड फिर से उलझन भरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वुमिंग उसकी शिष्या में बहुत दिलचस्पी रखता था और यहाँ तक कि उसके बेटे के बारे में भी पूछा। क्या हेवनली फॉक्स क्लान के इस क्राउन प्रिंस का वास्तव में वुशुंग के साथ कोई संबंध हो सकता है? क्या जियाओ जुवानिक्सी का पिता? संभवतः नहीं। जियाओ जुवानिक्सी मानव रक्त का है, इसलिए वह लोमड़ी कबीले का वंशज नहीं हो सकता। उस आज्ञाकारी प्रपौत्र शिष्य का पिता आखिर कौन है? पैगोडा की अंतिम चुनौती। तभी नीचे से एक बार फिर अचरज भरी हाँफने की आवाज गूंज उठी। 16वां तल पार हो गया, पार हो गया। वुजीजी रोमांचित था। 8.5 घंटे में वह 16वें स्तर तक पहुंच चुकी थी।
3 और स्तर पार करने के बाद वह इस परीक्षण को पूरा करने में सक्षम हो जाएगी। क्या वह कल्ट ऑफ लाइट प्रकाश का पंथ का समय रिकॉर्ड तोड़ सकती है? वुजीजी का दिल जोरों से धड़क रहा था। इस समय पैगोडा में केवल 60 के करीब लोग ही बचे थे। आधे घंटे बाद मू वुशुंग ने सबसे ऊपरी मंजिल पर कदम रखा और उसी समय पूरा पैगोडा पूरी तरह से रोशन हो गया। आसमान में आश्चर्य की आवाज़ें गूंज उठीं। 9 घंटे, वह केवल 9 घंटों में अंतिम स्तर तक पहुंच गया। यह 18वीं मंजिल पर है। हे मेरे भगवान, अविश्वसनीय, अद्भुत। क्या वह व्यक्ति 9वीं श्रेणी के संप्रदाय से है? वह व्यक्ति निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। अंतिम बाधा को पार करके ही कोई इस परीक्षा को पास कर सकता है। क्या ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है? यह आश्चर्यजनक है। हमारे 9वीं श्रेणी के संप्रदाय में वास्तव में इतना शक्तिशाली शिष्य है। वह निश्चित रूप से हमारे संप्रदाय का गौरव है। वुजीजी का दिल चिंता से सिकुड़ गया। पैगोडा का 18वां स्तर किसी के आंतरिक राक्षसों का परीक्षण करता है। लेकिन वुशुंग ने अपनी याददाश्त खो दी है। शायद वह खुद भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि उसके आंतरिक राक्षस क्या हैं। आंतरिक राक्षस। जैसे ही मू वुशुंग ने 18वीं मंजिल में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने का दृश्य काफी बदल गया और खूनी लाल रंग में तब्दील हो गया। उसके सामने बंदूक लिए एक सुंदर आदमी खड़ा था, लेकिन उसके दाहिने गाल पर खून से सना एक घाव उसके अच्छे रूप को बिगाड़ रहा था। और फिर भी किसी तरह उसके खुद के हाथ में एक बम आ गया था। मू वुशुंग, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? क्यों? मैंने तुम्हारे लिए अपने देश और संगठन को धोखा दिया, फिर भी तुम मेरे साथ मरना चाहती हो? वह आदमी उन्मादी होकर चिल्लाया। मू वुशुंग ने त्योरियां चढ़ाईं। उसके पिछले जीवन के लोग और घटनाएं, हालांकि केवल कुछ ही साल बीते थे, एक अनंत काल की तरह महसूस हो रहे थे, इतने लंबे कि वह लगभग उन्हें भूल ही चुकी थी। मेरे लिए तुम बस वर्मिलियन बर्ड ज़ैड चेन के लिए अपने देश को बेच रहे हो, उसने शांति से कहा। मैंने तुम्हें देने के लिए वर्मिलियन बर्ड ज़ैड चेन चुराई थी। तुम नासमझ होने का नाटक क्यों कर रही हो? मू वुशुंग, तुम बहुत निर्दयी हो। हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं और तुम अभी भी मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकती हो। उसने अपने चेहरे पर लगे खून के धब्बों की ओर इशारा किया। अगर मैं तेजी से नहीं हटता तो तुम उस चाकू से मेरा गला पहले ही काट चुकी होती। मू वुशुंग बस बिना एक शब्द कहे उसे चुपचाप देखती रही। हे, खुद को देखो, तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं कहना चाहती। तुम सच में चरम सीमा तक निर्दयी हो मू वुशुंग। मैं सच में तुम्हारा दिल चीर कर देखना चाहता हूं कि क्या ये पत्थर का बना है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी पता नहीं चलेगा कि किसी से प्यार करना कैसा लगता है। वह आदमी पागलपन में दहाड़ा, उसकी आंखें खून से लाल थीं। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। आदमी पल भर के लिए हैरान दिखा और बोलने ही वाला था कि मू वुशुंग ने उसे ठंडी आवाज के साथ टोक दिया। तुम मेरे आंतरिक राक्षस नहीं हो। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बम में विस्फोट कर दिया और एक भारी धमाके के साथ सब कुछ फिर से सन्नाटे में लौट आया। एम्बरग्रिस की महक, श्वांग ए, धुंधले भूरे कोहरे में उसने एक गहरी, कोमल आवाज सुनी। उसकी आवाज चुंबकीय थी, हल्की सी कर्कशता के साथ गहरी और कुछ हद तक मादक थी। जैसे जैसे कोहरा धीरे धीरे छंटता गया, उसने एक लंबे और प्रभावशाली आदमी को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। उसका चेहरा धुंधली अवस्था से साफ होता जा रहा था। जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह थी गहरी बैंगनी आंखों की एक जोड़ी, जो रत्नों की तरह चमकीली थी, फिर भी एक रसातल की तरह गहरी थी, मानो उसमें एक अथाह भंवर छिपा हो जो किसी की आत्मा को चूस सकता हो, मनमोहक और मोहक, जिससे खुद को बाहर निकालना असंभव हो जाए। लॉन्ग मोशन, वह सहज रूप से बोल पड़ी। केवल उसी आदमी की ऐसी अनूठी बैंगनी आंखें थीं। केवल उसी आदमी के पास वह महान और अलग थलग आभा थी जो सम्मान की मांग करती थी। वह उसके आंतरिक राक्षसों में क्यों दिखाई दिया? उसके पास उसकी कोई यादें नहीं हैं, क्या वह उसका आंतरिक राक्षस हो सकता है? इस क्षण मू वुशुंग कुछ हद तक घबराई हुई थी। तुम गलत हो, श्वांग ए, तुम्हें मुझे शाही चाचा कहना चाहिए। वह धीरे धीरे पास आया और कोमलता से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से स्वाभाविक थीं, मानो उसने ये पहले 1000 बार किया हो। एम्बरग्रिस की एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक तक पहुंची और एक दबंग आभा ने उसे घेर लिया। मू वुशुंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। पिछली रात जियाओ जुवानक्सी के शरीर से भी एम्बरग्रिस की हल्की सी महक आ रही थी। उसने मान लिया था कि यह इसलिए था क्योंकि उसके बेटे ने गलती से किसी और की महक पकड़ ली थी और इसे गंभीरता से नहीं लिया, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे के पिता की महक बिल्कुल भी याद नहीं थी। हालांकि इस व्यक्ति के शरीर से भी एम्बरग्रिस की महक आ रही थी। मेरे बेटे ने कहा था कि पिछली रात वाले आदमी का उपनाम लॉन्ग था। क्या ये भी सिर्फ एक संयोग है? नहीं, ये कैसा संयोग? दूसरे शब्दों में, उसे शायद पहले ही अपने बेटे के अस्तित्व का पता चल गया है। श्वांग ए, तुम ख्यालों में खोई हो। एक कोमल पुरुष की आवाज उसके कानों में गूंजी।
मू वुशुंग ने अपना सिर उठाया और उसके सुंदर चेहरे को देखा जो किसी देवता की तरह खूबसूरत था, और उसकी गहरी बैंगनी आंखों को देखा जो कोमल और स्नेही थीं। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी, मानो ये जाना पहचाना हो और फिर भी मानो यह अजनबी हो। एक अवर्णनीय भावना उसके दिल में बनी रही। इसके अलावा उसे उसकी बाहों में किसी भी तरह के तिरस्कार या घबराहट का एहसास नहीं हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि वे कभी एक दूसरे के अविश्वसनीय रूप से करीब और परिचित थे और उनके बीच कोई बाधा नहीं थी? क्या वह उसका आंतरिक राक्षस हो सकता है? मू वुशुंग बिना हिले डुले उसकी ओर देखती रही, उसे खुद को गले लगाने दिया और उसकी दबंग आभा को खुद को घेरने दिया। शुआंग ए, क्या तुम अपने शाही चाचा को लुभा रही हो? उसकी नज़रें उसके चेहरे पर इस तरह टिकी रही मानो वह अपने किसी दुर्लभ खजाने को देख रहा हो, और अंततः उसकी जलती हुई नज़रें उसके होठों पर आकर ठहर गईं। बस उसकी एक नज़र से ही उसे अपने होठों पर जलन और एक तीव्र गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों से उसकी भौहों और आंखों को कोमलता से छुआ। मू वुशुंग न तो पीछे हटी और न ही हिली। उसने अपनी यादों का एक हिस्सा खो दिया था और वह इस आदमी को लेकर उत्सुकता से भरी थी। हर कोई कहता था कि वह निर्दयी है और वह निश्चित रूप से किसी में भी कोई अतिरिक्त भावनाएं निवेश नहीं करना चाहती थी। लेकिन यह आदमी एक अपवाद लग रहा था। हालांकि यह एक भ्रम है, लेकिन यह उसका आंतरिक राक्षस हो सकता है। भले ही उसने अपनी यादें खो दी हों, लेकिन आंतरिक राक्षस अभी भी मौजूद रहता है। यदि वह वास्तव में उसका आंतरिक राक्षस है तो उसे इसे खत्म करना होगा। और इस बात की संभावना तो और भी कम है कि वह अपने बेटे को इस पिता को स्वीकार करने देगी। विवाह का प्रस्ताव, मुझसे शादी कर लो, शुआंग ए। तभी दृश्य बदल गया। वे किसी सड़क पर लग रहे थे जिसके चारों ओर विक्रेता और पैदल चलने वाले लोग थे। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा था और उसकी शांत आंखों में घबराहट और बेचैनी की भावना झलक रही थी। चारों ओर से आश्चर्य की आहें गूंज उठीं, हर कोई अविश्वास से घूर रहा था और अपना काम रोक कर खड़ा था। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में केवल वही हो, उसका शांत चेहरा उसकी गहरी बैंगनी पुतलियों में परिलक्षित हो रहा था। उसके लिए इस अनुभव में पूरी तरह से डूबना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस क्षण वह खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कर रही थी। लेकिन जिस बात ने उसे हैरान किया वह ये थी कि यह व्यक्ति, जो कांगमिंग महाद्वीप के अज्योर ड्रैगन डिवाइन पैलेस का युवा सम्राट था, जिसका रुतबा बेहद ऊंचा था, वास्तव में शादी का प्रस्ताव रखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया था और एक आम आदमी की तरह घबराहट दिखा रहा था। मानो किसी के वश में होकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ रखा, वह चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अपना हाथ वहां क्यों रखा। वह नहीं जानती थी कि कुछ चीजें, भले ही वे फिर से घटित हों, उसी विकल्प की ओर ले जाती हैं। उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे कसकर पकड़ लिया। वह उसकी हिचकिचाहट से बेखबर लग रहा था, और जिस क्षण उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने खुशी के भाव के साथ उसे अपनी बाहों में ऊंचा उठा लिया, उसे गोल गोल घुमाया और उत्साहपूर्वक घोषणा की, शुआंग ए, मैं इस दुनिया को अपने दहेज के रूप में पेश करता हूं और तुम्हें चिंताओं से मुक्त जीवन का वादा करता हूं। उसकी बेहिसाब खुशी से प्रभावित होकर मू वुशुंग हंस पड़ी। जब उसने उसे जमीन पर उतारा तभी उसे अपने गाल पर ठंडक महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यह एक आंसू था। वह क्यों रो रही थी? मू वुशुंग ने अपना सिर झुका लिया और काफी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से शांत थीं। तुम मेरे आंतरिक राक्षस नहीं हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके सामने मौजूद वह सुंदर आदमी, जो कुछ क्षण पहले बहुत खुश था, उसने अपने पतले होठों को एक मुस्कान में मोड़ा और सड़क के दृश्य के साथ साथ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कोई आंतरिक राक्षस नहीं? तो फिर तुम्हारा आंतरिक राक्षस क्या है? अचानक उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। मू वुशुंग मुड़ी, बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए और अहंकार व आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे, मू वुशुंग को, स्वर्ग और पृथ्वी के सामने कोई शर्म नहीं है और मैं आंतरिक राक्षसों से मुक्त हूँ। ठंग, अचानक एक मधुर घंटी बजी जो रात में पूरे जियांगपान शहर में गूंज उठी। शहर के कई उच्च कुशल आध्यात्मिक साधक चौकन्ने हो गए और प्रतियोगिता स्थल की ओर दौड़ पड़े। यदि ये केवल किसी स्तर को पार करने के बारे में होता तो यह इतने सारे लोगों को सतर्क नहीं करता, लेकिन ये फ्लोटिंग बेल बुद्ध की घंटी की गूंज थी। फ्लोटिंग पैगोडा एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है जिसका उपयोग चर्च ऑफ लाइट द्वारा अपने आंतरिक शिष्यों की योग्यता और चरित्र का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। फ्लोटिंग बेल फ्लोटिंग पैगोडा की आत्मा है। ये सैकड़ों वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी और कोई भी इसे जगाने के योग्य नहीं था। यहाँ तक कि चर्च ऑफ लाइट के सबसे पसंदीदा सदस्यों ने भी कभी इसका ध्यान आकर्षित नहीं किया था। हालांकि आज एक छोटे निम्न स्तरीय संप्रदाय की इस प्रतियोगिता के दौरान फ्लोटिंग पैगोडा गूंज उठा। न केवल अनगिनत आध्यात्मिक साधक इस जगह की ओर दौड़ रहे थे, बल्कि पूरा प्रतियोगिता स्थल भी हंगामे में था और हर किसी के चेहरे पर सदमा, आश्चर्य और अविश्वास दिखाई दे रहा था।
कोई वास्तव में 18 मंजिला पैगोडा को इतनी जल्दी पार कर गया और यहाँ तक कि पैगोडा की घंटी भी बजा दी। अविश्वसनीय, इसमें केवल 9.5 घंटे लगे। 9.5 घंटे, यह एक रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड चर्च ऑफ लाइट के सभी आंतरिक शिष्यों के रिकॉर्ड को पार कर गया है। 9वीं श्रेणी के संप्रदाय का एक शिष्य वास्तव में प्रथम श्रेणी के संप्रदाय चर्च ऑफ लाइट के एक आंतरिक शिष्य से अधिक शक्तिशाली है। बुद्धा बेल बज रही है। इस व्यक्ति को वास्तव में फ्लोटिंग पैगोडा बेल द्वारा मान्यता दी गई है। फ्लोटिंग बेल द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति यून चुवानिक्सिंग था, जो चर्च ऑफ लाइट का वर्तमान प्रमुख है। 300 साल पहले उसने एक साधारण आंतरिक शिष्य के रूप में फ्लोटिंग टावर में प्रवेश किया था और फ्लोटिंग बेल द्वारा उसे मान्यता दी गई थी। उसके बाद उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी और 100 साल बाद उसने प्रमुख का पद संभाला। फ्लोटिंग पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिष्य का भविष्य उज्ज्वल होगा और वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा, बशर्ते वह मारा न जाए। आखिर वह व्यक्ति कौन है? ये किस संप्रदाय का शिष्य है? ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि बहुत जल्द ही अनगिनत बड़े संप्रदाय उसे अपने साथ ले जाने के लिए आएंगे। उन्मादी चर्चाओं के बीच हर कोई यह जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि किसने इस स्तर को पार किया है। ज्यादातर लोग इसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि यह स्तर बहुत ऊंचा है। जो लोग 18 मंजिला पैगोडा को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं, वे उनकी पहुंच से बाहर हैं। वे केवल उन्हें सम्मान की नज़र से देख सकते हैं। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो ईर्ष्यालु हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यक हैं। एल्डर का प्रस्ताव। वुजीजी इतना उत्साहित था कि वह अचानक खड़ा हो गया, जिससे गलती से ज़ियाओ जुवानिक्सी जाग गया। छोटे जुवानिक्सी ने अपनी आंखें मली, अपनी नींद से भरी काली आंखें खोलीं और बचकानी आवाज़ में पूछा, क्या माँ बाहर आ रही हैं? अभी नहीं, लेकिन वह जल्द ही बाहर आ जाएगी। जेड, तुम्हारी माँ बहुत अद्भुत है। संप्रदाय प्रमुख को उस पर बहुत गर्व है। छोटा बच्चा अभी पूरी तरह जगा नहीं था। उसने जम्हाई ली और जब उसने संप्रदाय प्रमुख को अपनी माँ की तारीफ करते सुना तो उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, माँ सबसे अच्छी है। हर कोई अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस शक्तिशाली व्यक्ति के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए टावर के गेट को ध्यान से घूर रहा था। हालांकि एक अगरबत्ती के जलने जितना समय बीत जाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। टावर के अंदर मू वुशुंग ने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी एल्डर चांगडोंग को देखा और उसके द्वारा बढ़ाए गए प्रस्ताव पर सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे खेद है एल्डर चांगडोंग, मैं किंगयुन तलवार संप्रदाय नहीं छोड़ूंगी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। किंगयुन तलवार संप्रदाय। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दी, फिर उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए। हालांकि यह अफसोस की बात है, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे सौंप दिया। ये फ्लोटिंग बेल की ओर से एक उपहार है। ऐसा लगता है कि यह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मू वुशुंग ने इनकार नहीं किया। लकड़ी के बक्से को स्वीकार करने के बाद उसने सावधानी से इसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। ये जूनियर इसे खुशी से स्वीकार करती है। कृपया एल्डर चांगडोंग मेरी ओर से फ्लोटिंग बेल को मेरा आभार व्यक्त करें। एल्डर चांगडोंग की आंखों में प्रशंसा दिखाई दी, लेकिन उन्हें खेद भी महसूस हुआ। हालांकि हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। यद्यपि चर्च ऑफ लाइट एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है, लेकिन इस जूनियर की नज़र में यह उसके अपने छोटे संप्रदाय जितना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इस युवा का चरित्र अच्छा है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी लोकप्रिय है। अपने हाथ की एक लहर के साथ मू वुशुंग फ्लोटिंग पैगोडा की पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। उसके गायब होने के बाद एल्डर चांगडोंग की मुस्कान भी गायब हो गई और उनके चेहरे पर केवल एक गंभीर भाव रह गया। तुम्हें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ठंग। उन्हें एकमात्र प्रतिक्रिया उस बेल की आवाज़ के रूप में मिली जिसे केवल वे ही सुन सकते थे। एल्डर चांगडोंग ने आह भरी, उनकी आंखें खेद से भरी थीं। कई साल पहले प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में पहले स्थान पर रहने वाले गॉड एक्सटिंक्शन पैलेस के युवा मास्टर गु जिंगहाई को एक निम्न स्तरीय महाद्वीप में अपन कर दिया गया था और वह अब साधना नहीं कर सकता था। प्रतिभाओं की उस भव्य सभा में उनके लाइट गॉड सेक्ट चर्च ऑफ लाइट के पवित्र पुत्र ने चैंपियनशिप जीती और हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 व्यक्ति बन गया। इसके अलावा संप्रदाय को 7वें स्तर का एक कीमियागर भी मिल गया। तब से लाइट गॉड सेक्ट फल फूल रहा है और अब प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के बीच मजबूती से पहले स्थान पर बैठा है, जिसने गॉड एक्सटिंक्शन पैलेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हालांकि जैसे जैसे संप्रदाय की शक्ति बढ़ी, आंतरिक संघर्ष भी बढ़ गए। संप्रदाय के प्रमुख यून चुवानिक्सिंग कई वर्षों से एकांतवास में हैं, जिससे उप संप्रदाय प्रमुख मा यांगचेंग अकेले ही सत्ता में आ गए हैं। संप्रदाय अब 2 गुटों में विभाजित हो गया है, बाईं ओर संप्रदाय प्रमुख का गुट और दाईं ओर उप संप्रदाय प्रमुख का गुट। अब जब 300 वर्षों में पहली बार फ्लोटिंग पैगोडा बेल बजी है, तो उत्कृष्ट शिष्यों को अपने पक्ष में करने के लिए उप संप्रदाय प्रमुख शायद इस महिला पर अपनी नजरें गड़ाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार जब बुद्धा की घंटी बजी थी, तो चर्च ऑफ लाइट के एक नेता यून चुवानिक्सिंग का उदय हुआ था।
लेकिन उसके शब्दों से एल्ड चांगडोंग को पता था कि उसने जो कहा वह सच था और वह अपना संप्रदाय नहीं छोड़ेगी। यही कारण है कि उन्होंने विलाप किया कि यद्यपि चर्च ऑफ लाइट के अधिकांश सदस्य ईमानदारी से काम करते थे, उपप्रमुख के पक्ष के लोगों के पास कई गुप्त तरीके थे और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ठंग, एक और अहंकारी घंटी बजी, जिसे केवल वे ही सुन सकते थे। एल्डर चांगडोंग मन ही मन हंसे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस घंटी को वह महिला इतनी पसंद आई, यह शायद इसलिए था क्योंकि उसका आत्मविश्वासी और गर्वित स्वभाव इसके स्वाद के अनुकूल था। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस उसकी बेहतर देखभाल करूँगा। एल्डर चांगडोंग ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाई और फिर चुपचाप फ्लोटिंग पैगोडा से बाहर खिसक गए। एक महिला विजेता, दरवाज़ा खुल गया है। वह बाहर आ रहा है। कौन है? अभी खुद को दिखाओ। टावर के पहले स्तर का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और विशाल कांस्य द्वार में एक दरार सी खुल गई। तुरंत दरवाजे के अंदर से एक पतली, गोरी सी आस्तीन बाहर निकली और उस पर एक हाथ रखा गया। वह हाथ, हे भगवान, एक महिला, इतने गोरे हाथ, हे भगवान, क्या ये किसी महिला के हो सकते हैं? कौन सी सीनियर सिस्टर इतनी भयंकर है? क्या यह एक महिला है? अनगिनत लोगों के दिलों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि 18 मंजिला पैगोडा को सफलतापूर्वक पार करने वाला व्यक्ति एक महिला थी। ये बहुत निराशाजनक है, यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक है। हाथ के मालिक द्वारा कांस्य द्वार को धीरे धीरे खोला गया और चांद सफ़ेद रंग की पोशाक में एक छरहरी महिला बाहर निकली। चांदनी और टावर की रोशनी से जगमगाता उसका चेहरा चमकता हुआ लग रहा था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह एक शक्तिशाली आभा वाली महिला थी, जिसे नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी असंभव था। उसकी नाजुक भौहें, लाल होंठ और सफ़ेद दांत थे और फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी थी जो दुनिया को नीची नज़र से देखती थी। उसकी उपस्थिति लुभावनी थी, मानो वह स्वर्ग से उतरी कोई परी हो जिसके पास एक दिव्य सुंदरता और आश्चर्यजनक उपस्थिति थी। हर कोई उसकी उपस्थिति और आभा से स्तब्ध था और वे अवाक रह गए। ग्रेटर दैन किंगयुन तलवार संप्रदाय की अद्वितीय शिष्या ने 18 मंजिला फ्लोटिंग पैगोडा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिससे वे इस 9वीं श्रेणी के संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान की विजेता बन गई हैं। किंगयुन तलवार संप्रदाय को बधाई। ग्रेटर दैन, अचानक एक बूढ़ी आवाज़ गूंजी और हर कोई होश में आ गया। किंगयुन तलवार संप्रदाय, वह किंगयुन तलवार संप्रदाय की शिष्या है। वुशुंग, मैंने पहले कभी यह नाम नहीं सुना। किंगयुन तलवार संप्रदाय ने ऐसे असाधारण शिष्य को कैसे अपना लिया? हे भगवान, मुझे पता है, वह किंगयुन तलवार संप्रदाय के प्रमुख वुजीजी की नई शिष्या है और अगली संप्रदाय प्रमुख है। कुछ ही दिन पहले उसने किंगयुन तलवार संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व करते हुए ड्रैगन क्लॉ संप्रदाय पर हमला किया था और उन्हें मिटा दिया था। वाह, वह भयंकर है, वह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल एक परी की तरह। मैं सच में किंगयुन तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं ताकि मैं इस सीनियर सिस्टर को हर दिन देख सकूं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वह सुंदर भी है और शक्तिशाली भी, अब कोई और कैसे जीवित रह सकता है? हर कोई उत्साहपूर्वक इसके बारे में चर्चा करने लगा। किंगयुन तलवार संप्रदाय के शिष्य बेहद उत्साहित थे। वे सभी उछल पड़े और जयकार करने लगे, अपनी सीनियर सिस्टर पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब संप्रदाय के बाकी सभी लोग बाहर हो चुके थे, सिवाय सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर कांग के, जो अभी तक बाहर नहीं आए थे। उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि यह सीनियर ब्रदर कांग थे जो 18वीं मंजिल तक पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सीनियर सिस्टर होंगी। सीनियर सिस्टर वास्तव में अपनी उपाधि पर खरी उतरीं। उनके किंगयुन तलवार संप्रदाय ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक अभूतपूर्व प्रथम स्थान, पिता का सच और एक अप्रत्याशित मिलन। अनगिनत उत्साही नज़रों से घिरी मू वुशुंग ने एक नज़र में स्टैंड पर वुजीजी और जियाओ जुवानेक्सी को पहचान लिया। वह जल्दी से उधर गई और जियाओ जुवानेक्सी को अपने मास्टर के हाथों से ले लिया। माँ बहुत कमाल की हैं। छोटे जुवानेक्सी ने अपनी माँ की गर्दन को गले से लगा लिया, उस पर गर्व महसूस करते हुए। कितने सारे लोग उसकी माँ की प्रशंसा कर रहे थे। क्या उसका पहले से ही एक बच्चा है? हे भगवान, इस खूबसूरत सीनियर सिस्टर का पहले से ही इतना बड़ा बच्चा है। मुझे तो खून की उल्टी हो रही है। मू वुशुंग की बाहों में उस छोटे लड़के को माँ कहते हुए देखकर अनगिनत पुरुष शिष्यों की कल्पनाएं चकनाचूर हो गईं। मू वुशुंग ने सभी की नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया। उसके कुछ गंभीर भाव को देखकर वुजीजी ने उत्साह से भरे उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहने वाला था। जेड, कल रात तुमने जिस चाचा लॉन्ग को देखा था, उनकी आंखों का रंग क्या था? एक गहरी सांस लेने के बाद उसने धीरे से अपने बेटे से पूछा। जब चाचा लॉन्ग का विषय आया तो जियाओ जुवानेक्सी की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाचा लॉन्ग की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। वे बैंगनी हैं। वे माँ के कमरे में रखे रत्नों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मुझे भी वैसी ही आंखें चाहिए। मू वुशुंग के दिल की धड़कन रुक सी गई। निश्चित रूप से ये वही था।
वुजीजी ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरा। वुशुंग, क्या तुम ये कह रही हो कि कल जियाओ जुवानिक्सी की मुलाकात जियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के युवा सम्राट लॉन्ग मोशन से हुई थी? बैंगनी आंखें, दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी आंखें बैंगनी हैं। हालांकि वुजीजी यह नहीं समझ पा रहा था कि युवा सम्राट इतनी दूरस्थ राजधानी में क्यों आएंगे। जेड चाहता था कि वे मेरे डैडी बने, लेकिन वे नहीं माने, जियाओ जुवानिक्सी ने नाखुशी से कहा। खांस खांस खांस। वुजीजी अपनी ही लार से लगभग घुटकर मरने वाला था। मु वुशुंग ने घबराहट की एक टीस महसूस की। हालांकि उसने आंतरिक राक्षस भ्रम के 18वें स्तर में ये पुष्टि कर ली थी कि लॉन्ग मोशन उसका आंतरिक राक्षस नहीं था, जिसका अर्थ है कि इस व्यक्ति ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, और भ्रम को देखते हुए वह उस समय काफी अंतरंग थे, लेकिन उसने वह याददाश्त खो दी थी। वह नहीं जानती थी कि वह वास्तव में किस तरह का इंसान था। अगर वह सच में उसे और उसके बेटे को ढूंढने आया था तो उसे उसका सामना कैसे करना चाहिए। उसे किसी से प्यार करने की कोई याद नहीं है, और वह नहीं जानती कि इतने जटिल रिश्ते को कैसे संभालना है। उस क्षण वह केवल एक ही बात सोच सकती थी, छिपना। मास्टर, मैं जेड को पहले वापस ले जा रही हूँ। आप सब यहाँ जूनियर ब्रदर कान के बाहर आने का इंतजार करें, उसने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा। वुजीजी ने सिर हिलाया। यद्यपि वह वास्तव में गपशप करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वह किसी और समय ऐसा कर सकता है। मु वुशुंग ने अपनी बाहों में अपने बेटे को लेकर केवल 2 कदम ही बढ़ाए थे कि एक लंबी, प्रभावशाली आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने केवल उसके लबादे के गहरे सोने से मढ़े हुए निचले हिस्से की एक झलक देखी। इससे पहले कि वह अपना सिर भी उठा पाती, वह और जियाओ जुवानिक्सी कसकर उस आदमी की बाहों में खींच लिए गए। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, उसे ऐसे पकड़े हुए था मानो उसे डर हो कि वह गायब हो जाएगी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उसके कंधों में दर्द होने लगा। एम्बरग्रिस की वह परिचित फिर भी अजनबी सी खुशबू जबरदस्ती मु वुशुंग की नथुनों में प्रवेश कर गई, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह यहाँ है। लॉन्ग मोशन ने अपनी शुआंग एयर को कसकर पकड़ लिया। उसका लंबा शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसे डर था कि यह सब बस एक खूबसूरत सपना है, और जब वह जागेगा तो सब कुछ एक बुलबुले की तरह टूट जाएगा, बिना कोई निशान छोड़े, और वह अकेलेपन के अंतहीन रसातल को महसूस करने के लिए अकेला रह जाएगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लालच से उसकी परिचित खुशबू को अपने अंदर खींच लिया। केवल जब उसके शरीर की गर्माहट उस तक पहुंची, तब उसे लगा मानो उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिके हों। यह उसकी शुआंग एयर है, जीवित शुआंग एयर। वह मरी नहीं, वह जिंदा और ठीक है। वह किसी ठंडी जगह पर अकेली नहीं पड़ी है। उस क्षण घावों से छलनी उसका दिल मानो जीवंत हो उठा और जोर से धड़कने लगा। शुआंग एयर, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें कितना याद किया है। लेकिन तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जिंदा होना ही काफ़ी है। उफ, कितना उबाऊ है। दोनों के बीच पिसे हुए जियाओ जुवानिक्सी ने दबी हुई आवाज़ में चिल्लाकर कहा। तब लॉन्ग मोशन मानो किसी सपने से जागा और उसने उसे छोड़ दिया। उसकी ओर देखते हुए पूछा, शुआंग एयर, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? वाह, ये तो चाचा लॉन्ग हैं। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? दबने से जेड के हाथों में दर्द हो रहा है। छोटे जुवानिक्सी ने अपने हाथ मलते हुए उत्साह से कहा। चाचा लॉन्ग, क्या आप मेरे डैडी बनना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ आए और मुझे और मेरी माँ को गले लगाया? लॉन्ग मोशन ने भारी गले से जियाओ जुवानिक्सी की ओर देखा, फिर शुआंग एयर की ओर, और फिर माँ बेटे को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हरकतें पहले से कहीं अधिक कोमल थीं। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था, जुवानिक्सी के प्रति उसका असामान्य स्नेह और लगाव वास्तव में उनके खून के रिश्ते का ही परिणाम था। लेकिन उसने उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी। अनगिनत निराशाओं के बाद वह कैसे उम्मीद कर सकता था कि उन परिस्थितियों में शुआंग एयर अपने बच्चे को बचा पाएगी। मु वुशुंग बिना कुछ बोले या हिले डुले जड़वत खड़ी रही। इस स्थिति में उसे सच में नहीं पता था कि कैसी प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा भ्रम में था, किसी देवता की तरह सुंदर और अद्वितीय, लेकिन भ्रम वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत दुबला। इतना दुबला कि जब उसने उसे गले लगाया तो उसके कंधों को पकड़ना मुश्किल लग रहा था। उसकी नज़र बहुत जटिल थी, जिसमें सावधानी के साथ आश्चर्य और उत्साह का मिश्रण था, मानो वह ये भेद नहीं कर पा रहा हो कि जो वह देख रहा है वह सच है या कोई भ्रम। उस पल ये सभी भावनाएं उसकी आंखों से टकराईं, जिससे वह इनकार करने में भी असमर्थ हो गई। लॉन्ग मोशन अपनी बाहों में मौजूद माँ बेटे को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। वह बिना किसी दिशा के ढूंढते ढूंढते तंग आ चुका था, और उसे डर था कि अगर उसने उन्हें छोड़ दिया तो शुआंग एयर फिर से गायब हो जाएगी। शुआंग एयर, तुम आखिरकार मेरे पास वापस आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सिर उसकी गर्दन के गर्म मोड़ में छिपा लिया। चाचा लॉन्ग, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप क्यों रो रहे हैं? जियाओ जुवानिक्सी ने अपनी बचकानी आवाज़ में कहा, अपने छोटे हाथ के पिछले हिस्से को देखते हुए जहां कुछ चमकते हुए आंसू गिरे थे। वह थोड़ा भ्रमित और चिंतित था। चाचा लॉन्ग तो ठीक थे, फिर वे क्यों रो रहे थे? मु वुशुंग चकित रह गई।
उसने वास्तव में आंसू बहाए। वह अज़्योर ड्रैगन डिवाइन पैलेस का युवा सम्राट है जो अपने अलग थलग रहने के लिए जाना जाता है। नहीं, ये बस बारिश की कुछ बूंदें थीं। एक प्रतिष्ठित युवा सम्राट ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि वह रोया है? ज़ुवानिक्सी, तुम मुझे चाचा नहीं कह सकते, मैं तुम्हारा पिता हूँ, उसने अपनी बात जारी रखी। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी का मुंह खुला का खुला रह गया। चाचा लॉन्ग, क्या आप आखिरकार होश में आ गए हैं और मेरे डैडी बनने जा रहे हैं? लेकिन कल रात तो आपने कहा था कि आप मेरे डैडी नहीं बनेंगे। माँ सही कह रही थी, पुरुष सब चंचल होते हैं। लॉन्ग मोशन ने सोचा कि शुआंग एर जिस चंचल पुरुष के बारे में बात कर रही थी वह वही था। कोई आश्चर्य नहीं कि शुआंग एर ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह जरूर सोच रही होगी कि उसने उसे ढूंढा नहीं था। उसने जल्दी से और घबराहट में उसकी आंखों में देखा और कहा, शुआंग एर, मैंने कांगमिंग महाद्वीप के हर कोने सैकड़ों महाद्वीपों को छाना है और मैंने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया। तुम हमेशा मेरे दिल में रही हो और तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, अनंत काल तक। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैंने कभी तुम्हारी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मू वुशुंग उसके अचानक किए गए इस प्यार के इजहार से हैरान थी और किसी कारण से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक कदम पीछे लिया, अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और शांति से कहा, गलत मत समझिए, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी। मैं पहले जो कुछ भी हुआ वह सब भूल चुकी हूँ, आपको भी। लॉन्ग मोशन का हाथ हवा में ही जम गया, उसकी कभी चमकीली रहने वाली बैंगनी आंखें तुरंत फीकी पड़ गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। शुआंग एर, क्या तुम मुझे भी भूल गई हो? उसके आहत भाव को देखकर मू वुशुंग के दिल में अचानक दर्द हुआ। इस बेकाबू भावना के कारण उसने खुद को शक्तिहीन महसूस करते हुए त्योरियां चढ़ाईं। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। इस पल वह अचानक मुस्कुराया और बोला, लेकिन शुआंग एर, तुम जानती हो कि मैं ज़ुवानिक्सी का पिता हूँ, है ना? कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे भूल गई हो, जब तक तुम जिंदा हो तुम मुझे फिर से जान सकती हो। मू वुशुंग ने ऊपर उसकी ओर देखा, उसका मुंह थोड़ा खुला था लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या यह आदमी सच में अपने लिए इतने निचले स्तर तक झुकने को तैयार है? वह इस सुंदर और स्नेही व्यक्ति का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ लग रही थी। क्या मुझे वास्तव में तब इससे प्यार हो गया था? शुआंग एर, मेरा नाम लॉन्ग मोशेन है और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, उसने गंभीरता से उससे कहा। मू वुशुंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि उसके आते ही उसने एक अवरोध स्थापित कर दिया था ताकि कोई उनकी बातचीत न सुन सके, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे सार्वजनिक रूप से उसकी निजता देखी जा रही हो। मंगेतर क्या होता है? ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने अचानक पूछा। हम जब वापस जाएंगे तब मैं समझाऊंगी। बहुत देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए, उसने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हालांकि लॉन्ग मोशन निराश महसूस कर रहा था और उसके पास उसे कहने के लिए अनगिनत बातें थीं, लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसकी लालसा केवल उसके दिल की गहराई में दबी रह सकती थी। वह जानता था कि शुआंग एर बहुत सतर्क थी और उसका खुलना मुश्किल था। वह आखिरकार उसके दिल को खोलने में कामयाब हुआ था, लेकिन वह सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वह शुआंग एर को एक बार उसे स्वीकार करवा सकता था तो वह उसे दोबारा भी उसे स्वीकार करवा सकता है। एक दिन उसकी शुआंग एर उसे पूरे दिल से स्वीकार करेगी। वुजीजी की हैरानी। अपनी शिष्या को एक आदमी को गले लगाते और उसके साथ जाते देखकर वुजीजी हैरान रह गया। रात गहरी थी और दूसरे लोग उस आदमी की आंखें नहीं देख सकते थे, लेकिन वुजीजी देख सकता था। उसका दिल बिजली की तरह धड़क रहा था। क्या ये हो सकता है कि उसकी प्यारी शिष्या का आदमी वास्तव में अज़्योर ड्रैगन डिवाइन पैलेस का युवा सम्राट था? ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी बिल्कुल इस आदमी जैसा दिखता है, मानो उसका एक छोटा और प्यारा संस्करण हो। केवल कोई अंधा ही उनकी समानता को नहीं देख पाएगा। कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी का पिता नहीं है। तस्क तस्क, मेरी शिष्या की पुरुषों को परखने की नज़र सच में बहुत अच्छी है। अंधा लॉन्ग ही, मैं रोना चाहता हूँ लेकिन रो नहीं सकता। मेरे मास्टर का चेहरा हमेशा ठंडा और बर्फीला रहता है, जबकि छोटा ज़ुवानिक्सी इतना आज्ञाकारी और प्यारा है। वे बिल्कुल भी एक जैसे कैसे हैं? अंधा लॉन्ग मोशन, मेरी आंखें केवल शुआंग एर पर हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा बेटा कैसा दिखता है? ओह, उसकी 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह और 2 कान हैं। घर वापसी। उनका निवास स्थान प्रतियोगिता स्थल से ज्यादा दूर नहीं था और वहां पहुंचने में केवल थोड़ी देर चलने की जरूरत थी। रास्ते भर ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी लॉन्ग मोशन के साथ बकबक करता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिस व्यक्ति को वह अपना पिता बनाना चाहता था वह उसका असली पिता है। कमरे में प्रवेश करने से पहले ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने अचानक लाल आंखों के साथ उससे पूछा, क्या आप सच में मेरे डैडी बनने जा रहे हैं? मेरे पास पिता नहीं है। दाजुआंग और एरहुआ सबके पिता हैं, लेकिन मेरे नहीं।
मुझे भी एक पिता चाहिए ताकि मैं उनके कंधों पर बैठकर लालटेन देख सकूं और उनके साथ खाना खा सकूं, ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने लाल आंखों के साथ कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे और वह उन्हें गिरने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। हालांकि वह अभी भी बहुत उदास था। वह बस एक पिता चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसकी माँ को वह पसंद नहीं आएगा। मू वुशुंग का दिल टूट रहा था। वह हमेशा सोचती थी कि वह अपने बेटे की अच्छी देखभाल कर रही है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बेटे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार के स्नेह और एक ऐसे परिवार की है जिसमें माता पिता दोनों हों। साधना करने के लिए वह लंबे समय से उपवास कर रही थी और उसने कोई खाना नहीं खाया था और वह बहुत कम ही उसके साथ खाती थी। हर बार जब वह अपने बेटे को खाते देखती तो वह आज्ञाकारी रूप से दिखाता कि वह खुद ही बहुत खा सकता है और उसने कभी उसे अपने साथ खाने के लिए नहीं कहा। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि उसके बेटे को उसके साथ की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि उसका बेटा केवल 2.5 साल का बच्चा था। वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह अभी भी एक छोटा बच्चा था जिसे अपने माता पिता के साथ की ज़रूरत थी। उसकी शरारतें शायद बड़ों का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था। मुझे माफ़ कर दो जेड, तुम्हें नज़रअंदाज करना मेरी गलती है। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। उसने अपने बेटे के माथे को चूमा, उसके चेहरे पर आत्मग्लानि के आंसू बह रहे थे। तभी खुरदरी उंगलियों ने उसके गाल को छुआ और उसके आंसू पोंछ दिए। फिर उसने छोटे ज़ुवानिक्सी को उसकी बाहों से लिया, उसके छोटे से चेहरे को गंभीरता से देखा और कहा, ज़ुवानिक्सी, मुझे माफ़ कर दो, पिता को आने में देर हो गई। पिता बेकार हैं। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढने से पहले बहुत लंबी तलाश की। अब जब मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है तो पिता अब से तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ रहेंगे। छोटे ज़ुवानिक्सी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। क्या आप जेड के सगे पिता हैं? हाँ, तुम अपनी माँ और मुझसे पैदा हुए हो, मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ। लॉन्ग मोशन ने भी अपने बेटे के माथे पर वहीं चूमा जहाँ वुशुंग ने अभी अभी चूमा था। उसका बेटा कोमल, मुलायम और सुगंधित था, जिसमें श्वांग एर की हल्की खुशबू और दूध की महक आ रही थी। अगर उसका बेटा कल रात शौचालय से बाहर नहीं आया होता और उससे बदबू नहीं आ रही होती तो उसे निश्चित रूप से एहसास हो जाता कि यह उसका बेटा है। श्वांग एर का याददाश्त खोना और उसे याद न रख पाना निस्संदेह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसे वापस पाने की खुशी में ये कुछ भी नहीं था। उसकी प्यारी श्वांग एर ने उसके अनमोल बेटे को जन्म दिया। उसे, लॉन्ग मोशन को, वास्तव में एक बेटा है। यह उस महिला के साथ उसके प्यार का फल था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। पिता और पुत्र का मिलन। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी को विश्वास नहीं हो रहा था, उसके वास्तव में एक पिता थे और वह भी एक सगे पिता। उसने जल्दी से अपनी माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, क्या ये सच है? क्या जेड के पास अब पिता हैं? मू वुशुंग के गाल अभी भी थोड़े लाल थे। उसे नहीं पता था कि लॉन्ग मोशन के शब्द और कार्य जानबूझकर थे या अनजाने में। उसके बेटे के माथे पर अभी भी उसके चुंबन की लार थी और उसने वास्तव में अपनी माँ को चुप देखकर ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी घबरा गया। क्या ये चाचा लॉन्ग वास्तव में उसके पिता थे या वह बस उसे चिढ़ा रहे थे? लेकिन उसने पहले ही इसे गंभीरता से ले लिया था। मू वुशुंग की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ज़ुवानिक्सी के सगे पिता सामने आएंगे और उसके बेटे को दूर ले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो ऐसा काम करेगा। तो फिर उसे अपने ही बेटे को अपनाने में क्या हर्ज है? वह उसे नहीं रोकेगी, न ही उसे अपने बेटे को उसके सगे पिता से वंचित करने का अधिकार है। इसलिए उसने अपने बेटे की ओर सिर हिलाया। जेड, वह तुम्हारे सगे पिता हैं। बहुत बढ़िया, जेड के पास अब सगे पिता हैं। छोटा ज़ुवानिक्सी उत्साह से चिल्लाया। फिर उसने लॉन्ग मोशन के गाल पर चूमा और प्यार से पुकारा, डैडी। अपने बेटे द्वारा डैडी पुकारे जाने पर लॉन्ग मोशन का पूरा शरीर अकड़ गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। पहले तो वह उत्साहित था कि उसे एक बेटा मिला है और इससे भी अधिक खुशी इस बात की थी कि यह वह बेटा था जिसे श्वांग एर ने उसके लिए जन्म दिया था, जो उसके और श्वांग एर के बीच सबसे बड़ा बंधन था। लेकिन जब उसके बेटे ने उसे पुकारा तो उसे लगा मानो उसकी आत्मा की गहराई से एक रक्त कंपन हुआ हो। यह उसका बेटा था, लॉन्ग मोशन का बेटा। अच्छा बेटा। वह मुस्कुराया और उसके मुलायम बिखरे बालों को सहलाते हुए अपने बेटे से कहा, मुझे एक बार फिर डैडी कहो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी चिल्लाया और हंसा। उसकी हंसी चांदी की घंटियों की तरह साफ और मधुर थी। मू वुशुंग ने अपने बेटे के चेहरे पर संतुष्ट और खुश मुस्कान देखी और उसके मुंह के कोने भी हल्के से ऊपर उठ गए। भविष्य में चाहे जो भी हो, कम से कम इस पल में मेरा बेटा अविश्वसनीय रूप से खुश है। वह लॉन्ग मोशन के आने के लिए आभारी थी, जिसने उसके बेटे को वह पिता का प्यार दिया जिसकी उसे कमी खल रही थी। एक नई शुरुआत। माँ, मैं आज रात पिताजी के साथ सोना चाहता हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ? छोटे ज़ुवानिक्सी ने मू वुशुंग से उत्साहपूर्वक पूछा।
मू वुशुंग ने अपने होंठ सिकुड़े और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। तुम छोटे शैतान, अब तुम्हारे पास पिता आ गए हैं तो तुम अपनी माँ को भूल गए। तुम कितने निर्दयी हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत होइए। गुस्सा करने से झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बिल्कुल दादी वांग की तरह। फिर आप सुंदर नहीं रहोगी। दादी वांग संप्रदाय के विविध सेवकों की प्रमुख हैं। वह 100 साल से अधिक की हैं और उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा है। इस छोटे शैतान ने वास्तव में उसकी तुलना दादी वांग से की थी। नीचे उतरो, अंदर आओ, मुंह हाथ धो और सो जाओ। जियाओ जुवानिक्सी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने पिता की गर्दन को गले लगाया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। लेकिन अपनी माँ के चेहरे को सख्त होते देख उसने अपने पिता की गोद से छलांग लगाई और फिसलकर कमरे में चला गया। एक पल बाद उसने फिर से अपना सिर बाहर निकाला। डैडी, क्या आप कल भी यहाँ रहेंगे? मैं यहीं हूँ। तो जब जेड कल सुबह उठेगा तो अपने पिता को देखेगा। लॉन्ग मोशन ने अपने बेटे को लंबे समय बाद एक खोई हुई मुस्कान दी। मू वुशुंग उसकी मुस्कान से लगभग अंधी हो गई थी। यह आदमी सच में एक राक्षस था। भले ही वह इतना दुबला था, फिर भी उसका चेहरा इतना सुंदर था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ जुवानिक्सी ने उसे देखते ही तुरंत डैडी कह दिया था। शायद ये पिता और पुत्र के बीच का भाग्य है, या शायद बेटे ने उसे उसकी शक्ल से पहचान लिया था। अतीत के रहस्य। जियाओ जुवानिक्सी खुशी खुशी अंदर नहाने धोने चला गया और मू वुशुंग अंदर जाने ही वाली थी कि उसने एक बड़े हाथ से उसे पकड़ लिया। शुआंग, चलो कुछ बात करते हैं। मू वुशुंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी ओर सिर हिलाया। कहिए, क्या बात है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कितनी बातें भूल गई हो? या क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? नहीं, मैं बस कांगमिंग महाद्वीप आने से 1 या 2 साल पहले हुई कुछ बातों को भूल गई हूँ, उसने सच्चाई से जवाब दिया। ऐसी बात के बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं था। लॉन्ग मोशन ने अचानक त्योरियां चढ़ाईं। क्या शुआंग अपने 9 हेवन कॉन्टिनेंट में पारगमन के बारे में पूरी तरह भूल गई है? मू वुशुंग ने एक कदम पीछे लिया। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे कैसे पता चला कि उसने पारगमन किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत में मैंने इस तरह का रहस्य उजागर कर दिया हो? शुआंग की आंखों में सतर्कता देखकर लॉन्ग मोशन ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, ग्रेटर दैन शुआंग हम पहले हर चीज़ के बारे में बात करते थे और हमारे बीच कोई रहस्य नहीं था, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। ग्रेटर दैन। मू वुशुंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसी से इतने बिना शर्त प्यार कर सकती थी। अतीत में बहुत अधिक विश्वासघात और आपसी मारकाट देखने के बाद वह लंबे समय से प्यार के बारे में सभी भ्रमों को खो चुकी थी। लेकिन मू वुशुंग की मनस्थिति इस समय बहुत उथल-पुथल भरी थी। उसके बेटे को अचानक एक सगा पिता मिल गया था और अब वह पिता उसे वापस जीतना और उसकी यादें जगाना चाहता है, जिससे वह अत्यधिक दबाव महसूस कर रही थी। हालांकि उसे सुंदर पुरुषों को देखना पसंद है, लेकिन उसका किसी के साथ जीवन बिताने का कोई इरादा नहीं है। एक मुसीबत वाले बेटे का होना ही उसके लिए काफ़ी सिरदर्द है। रोमांस उसके बस की बात नहीं है। वह उसे एक पिता होने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती थी, लेकिन वह वास्तव में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव दिखा और लॉन्ग मोशन ने उसकी ओर कोमलता से देखा और कहा, शुआंग अगर तुम्हें मैं याद नहीं हूं तो कोई बात नहीं। एक दूसरे को जानने के लिए हमारे पास बहुत समय है। अगर संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि हम पूरी रात बात कर सकते हैं और अपने अतीत के बारे में चर्चा कर सकते हैं। शुआंग पहले से ही बहुत सतर्क थी और रहस्यों से भरे लोगों को नापसंद करती थी। ये तब हुआ था जब उसने उसे सब कुछ बता दिया था कि उसने धीरे धीरे उसे स्वीकार करना शुरू किया था। अब वह बिना किसी संकोच के उसे अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता है। मू वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ, युवा सम्राट मैं और मेरा बेटा कभी अलग नहीं होंगे, न ही हम किंग्युन तलवार संप्रदाय को छोड़ेंगे। यदि आप अपने बेटे को याद करते हैं तो आप उससे मिलने आ सकते हैं, लेकिन आप उसे कभी भी बलपूर्वक दूर नहीं ले जा सकते। जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वह अपनी पसंद खुद चुन सकता है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है और वह उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। अन्यथा जो भी ऐसा करेगा वह उससे लड़ेगी। कोई भी उसके बेटे को दूर नहीं ले जा सकता। इतना कहने के बाद वह कमरे में चली गई और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के पार का प्यार। शुआंग लॉन्ग मोशन का हाथ दरवाजे पर टिका था। अंदर उसकी प्यारी महिला और बेटा थे, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकता था। उसकी प्यारी महिला को अभी भी इस बात का डर है कि वह उनके बेटे को दूर ले जाने की कोशिश करेगा। उसके द्वारा उनके बेटे को ले जाने का क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से उसकी पत्नी अधिक महत्वपूर्ण है। अंधेरे से ये सब देख रहे लॉन्ग यी ने अपने मास्टर को इस तरह दरवाजे से वापस लौटाए जाते देखकर मन ही मन हंसी दबाए। उसी समय उसने राहत की एक लंबी सांस ली। यह अच्छा है कि मालकिन अभी भी जिंदा हैं।
अपनी मालकिन को इतना जीवंत देखकर लॉन्ग यी को लगा कि इन वर्षों में उसके मास्टर की दृढ़ता आखिरकार रंग लाई है। हालांकि ऐसा लगता है कि मास्टर के अपनी पत्नी को वापस जीतने का रास्ता काफी लंबा होने वाला है। वास्तव में जब लॉन्ग यी ने पहली बार मालकिन को देखा तो उसका दिल निस्संदेह उथल पुथल से भर गया था। वह इतना उत्साहित था कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे थे और उसकी इच्छा थी कि वह घुटने टेककर मालकिन पुकारे। हालांकि अपने मास्टर द्वारा दंडित होने से बचने के लिए वह अपने आवेग को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। इसके अलावा चूंकि उसके मास्टर को पहले ही दरवाजे से लौटा दिया गया था, तो कौन जानता था कि उसकी मालकिन उसे एक मूर्ख समझेगी। लॉन्ग यी अपने ख्यालों में खोए लॉन्ग यी ने अपने कान में मास्टर की धीमी आवाज़ सुनी। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में क्या हुआ, क्या उसके साथ कोई अन्याय हुआ। जाओ और पता लगाओ और भोर होने से पहले मुझे नतीजे दो। लॉन्ग यी ने आसमान की ओर देखा। भोर होने में केवल कुछ ही घंटे बचे थे। वह पिछले 3 वर्षों में हुई हर चीज़ का पता कैसे लगा सकता था। निश्चित रूप से मास्टर अब मुझे पसंद नहीं करते। जी। जाने से पहले लॉन्ग यी ने अपनी मालकिन के बगल वाले कमरे में अपने मास्टर के लिए एक सुपीरियर कमरा भी बुक कर दिया। सराय पहले से ही भरी हुई थी और किसी को इसे बदलने के लिए मनाने के लिए उसे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। लॉन्ग मोशन कमरे में दाखिल हुआ जहां पिछले अतिथि की गंध अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब उसे इससे घृणा नहीं हो रही थी। वह दीवार के सहारे फर्श पर बैठ भी गया। अगर लॉन्ग ये देखता तो शायद उसकी आंखें फटी की फटी रह जातीं। ये दीवार मू वुशुंग के कमरे से जुड़ी हुई दीवार थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपना गाल दीवार से सटा दिया, मानो इससे वह उसके और करीब आ सकता हो। कमरे में कोई मोमबत्ती नहीं थी। लकड़ी की खिड़की से केवल उज्ज्वल चांदनी आ रही थी, जो उसके दुबले लंबे ऊपरी शरीर को एक और भी लंबी काली छाया में बदल रही थी। ऐसी जगह जहां चांदनी नहीं पहुंच सकती थी, यह आमतौर पर ठंडा और शक्तिशाली आदमी अपनी अनामिका पर पहनी पतली सी अंगूठी को सहला रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अनगिनत रातों तक करवटें बदलता रहा था, सो नहीं पाता था। उसका दिल अत्यधिक पीड़ा से भरा रहता था। उसे डर था कि वह फिर कभी शुआंग एर को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे तो उससे मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने का भी मौका नहीं मिला था। अगर शुआंग एर नहीं रहती तो उसे सच में नहीं पता होता कि जीवन का क्या अर्थ है। हाल के वर्षों में वह एक जिंदा लाश की तरह जिया है। उसका दिल पानी की तरह शांत रहा है। अगर यह विश्वास न होता कि उसे ढूंढना ही है, तो वह बहुत पहले ही टूट चुका होता। हालांकि अब वे एक दीवार से अलग हैं, लेकिन ये हाल के वर्षों में उसकी सबसे खुशी और संतुष्टि भरी रात है। क्योंकि वह जिंदा और ठीक है, उसकी आवाज़, रूप और मुस्कान अब केवल उसकी यादों और सपनों तक सीमित नहीं हैं। भले ही वह उसे कभी याद न कर पाए, उसे परवाह नहीं है, बस वह अच्छी तरह से जिए। जिंदा रहना किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस क्षण उसने शुआंग एर को देखा, उसे लगा मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। ये बहुत अच्छा है, उसे 2 ऐसे लोग मिल गए हैं जिनकी वह जीवन भर रक्षा करना चाहता है। शुआंग एर ने उसे इतना अद्भुत सरप्राइज दिया था, लेकिन इसने उसका दिल भी तोड़ दिया था। शुआंग एर उस समय निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल रही होगी। क्या उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म सच में इतनी आसानी से हो सकता था? शुआंग एर के संभावित कष्टों के विचार ने उसके दिल को ऐसे जकड़ लिया मानो कोई उसे फाड़ रहा हो, मानो 10 नाखून उसके दिल की गहराई में चुभ रहे हों। पिछले 3 वर्षों का सच। भोर होने से पहले लॉन्ग यी उस जानकारी के साथ वापस आ चुका था जो उसने इकट्ठा की थी। यह मामला उसकी कल्पना से कहीं अधिक आसानी से पता चल गया था, लेकिन वह चाहता था कि यह मामला अधिक जटिल हो और वह कुछ और दिनों तक जांच कर सके, भले ही इसका मतलब उसके मास्टर द्वारा दंडित होना ही क्यों न हो, बजाय इसके कि पिछले 3 वर्षों में मालकिन के साथ जो भी हुआ था उसे कुछ ही शब्दों में उजागर कर दे। लॉन्ग यी ने भारी आवाज में रिपोर्ट दी। पुनरुद्धार। मास्टर 3 साल और 3.5 महीने पहले मालकिन को पहाड़ की तलहटी में किंग्युन तलवार संप्रदाय के प्रमुख वुजीजी द्वारा पाया गया था, जो उनकी चोटों को ठीक करने के लिए उन्हें संप्रदाय में ले आए। कोमा और गर्भावस्था। मालकिन जागने से पहले 3 महीने तक कोमा में थीं। उनका शरीर अभी भी कमज़ोर था और उन्हें एहसास हुआ कि वह गर्भवती हैं। समय से पहले जन्म। उन्होंने 6 महीने बाद 1 महीने पहले ही छोटे मास्टर को जन्म दिया। मालकिन का शरीर गंभीर रूप से क्षीण हो चुका था और छोटे मास्टर भी जन्मजात दोषों के साथ पैदा हुए थे। लॉन्ग यी का गला भावनाओं से रुंध गया था। यद्यपि ये केवल एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसमें शामिल खतरे को शायद मालकिन ही जानती थीं। ठीक होने की प्रक्रिया। 1 महीने बाद युवा मास्टर को कमज़ोर मालकिन के पास वापस भेज दिया गया। अगले 2 वर्षों तक मालकिन ने अपनी साधना को वापस पाने के लिए एकांतवास में समय बिताया। वापसी और उत्थान। आधा महीना पहले वह आखिरी बार एकांतवास में गईं और अंततः अपनी छिपी हुई चोटों और आध्यात्मिक चेतना से उबर गईं। उसके बाद मालकिन ने फिर से किमिया सीखी, किंग्युन तलवार संप्रदाय की किंग्युन तलवार को जगाया, स्वॉर्ड टूम की समृद्धि को बहाल किया, अन्य 9वीं श्रेणी के संप्रदायों पर हमला किया और किंग्युन तलवार संप्रदाय को प्रमुखता तक पहुंचाया।
प्रतियोगिता। फिर मालकिन ने 9 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता में भाग लिया और फ्लोटिंग पैगोडा चेकपॉइंट को पार करने वाले सबसे तेज व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और फ्लोटिंग पैगोडा बेल को बजाया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वास्तव में जब वे बाहर से वापस भागे तो उनके मास्टर सीधे प्रतियोगिता स्थल पर गए, क्योंकि जियानपान शहर में आने वाला लगभग हर व्यक्ति संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां था। मास्टर को याद था कि छोटे लड़के के बगल वाले आदमी ने संप्रदाय की पोशाक पहनी हुई थी। चर्च ऑफ लाइट के पैगोडा की ओर जाते समय उन्होंने पहले ही चर्च ऑफ लाइट के एल्डर चांगडोंग को घोषणा करते हुए सुना था, जिससे उनके मास्टर बहुत उत्साहित थे। हालांकि एल्डर चांगडोंग ने मू वुशुंग के बजाय वुशुंग कहा था, लेकिन लॉन्ग ही को लगा कि उसके मास्टर ने पहले ही तय कर लिया था कि यह मालकिन ही है। मास्टर ऐसे ही होते हैं, जब भी कोई जरा सा सुराग मिलता है तो वे दृढ़ता से विश्वास कर लेते हैं कि उनकी मालकिन वही हैं। कई निराशाओं के बावजूद मास्टर आशान्वित रहे। सौभाग्य से कल रात उस प्यारे से छोटे लड़के को गोद में लिए हुए महिला वही मालकिन निकली जिसे मास्टर 3 साल से अधिक समय से ढूंढ रहे थे। माँ और बेटे मानो कहीं से भी प्रकट हो गए और उस समय उनके मास्टर को सबसे बड़ा सरप्राइज दिया जब वे निराश महसूस कर रहे थे। लॉन्ग ये जानता था कि उसका मास्टर अपनी मालकिन को कोई भी अन्याय सहते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वह वास्तव में अपने मास्टर को यह नहीं बताना चाहता था कि पिछले कुछ वर्षों में मालकिन के साथ क्या हुआ था, लेकिन यह उसका कर्तव्य था। लॉन्ग ही चला गया। लॉन्ग मोशन दीवार की ओर मुंह किए खड़े रहे। उनकी दिली इच्छा थी कि वे अंदर जाएं और अपनी शुआंग एर को कसकर अपनी बाहों में भर लें, उसे दुनिया भर का लाड़ प्यार दें। वे उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहते थे, लेकिन अंत में उनकी वजह से ही उसे सबसे बड़ा कष्ट और दर्द झेलना पड़ा था। अपने बेटे को जन्म देते समय वह लगभग मौत के मुंह से वापस आई थी। वही है जिन्होंने माँ और बेटे दोनों के साथ अन्याय किया है। सुबह की एक नई किरण। अगली सुबह मू वुशुंग ने दरवाज़ा खोला। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें धंसी हुई थीं, मानो वह पूरी रात सो नहीं पाया था और आंखों के नीचे हल्के नीले घेरे उभर आए थे। हालांकि वह कुछ दुबला और थका हुआ लग रहा था, फिर भी यह बात उसकी अलौकिक और असाधारण सुंदरता को छिपा नहीं पा रही थी। उसके सामने खड़ा ये पुरुष लंबा और सुगठित था और उस व्यक्ति से कहीं अधिक गंभीर व गहरा लग रहा था जिसे उसने भ्रम में देखा था। जो चीज़ नहीं बदली थी वह थी उसकी गहरी बैंगनी आंखें, जो अब भी उतनी ही कोमल और स्नेही थीं। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में पानी जैसी कोमलता थी और उसे ऐसा लगा मानो वह किसी शांत समुद्र की लहरों से घिर गई हो। वह उसके सामने ऐसे खड़ा था मानो किसी पुराने सपने से निकलकर आया हो। एक ऐसे अलौकिक और सुंदर पुरुष द्वारा इतने प्यार से निहारा जाना, जिसकी आंखों में वो भावनाएं थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी, जैसे गहरा दर्द और आत्मग्लानि, उसके लिए वास्तव में एक असहज करने वाला अनुभव था। उसकी छाती के भीतर दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। माँ, पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि जब मैं सुबह जागूंगा तो वे मुझे यहीं मिलेंगे। नींद में डूबा हुआ छोटा जुवानिक्सी बिस्तर से उतरकर फर्श पर आ गया था। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें मल रहा था। चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन वह अपने पिता द्वारा कल किए गए वादे को भूला नहीं था। उसे डर था कि उसके पिता कहीं गायब न हो जाएं। उसने पहले कभी यह अनुभव नहीं किया था कि पिता का होना कैसा होता है। जेड, मैं यहीं हूँ। पिताजी आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। लॉन्ग मोशन ने दरवाजे के बाहर से अपने बेटे से कहा। मू वुशुंग ने अपना मुंह खोला पर कुछ कह नहीं सकी। संप्रदाय की भावी योजना। कल उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उसका संप्रदाय 9वीं श्रेणी की संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहा था। शीर्ष 3 में रहने वाले संप्रदाय या तो 8वीं श्रेणी के किसी एक संप्रदाय को चुनौती देकर उनका स्थान ले सकते हैं, या फिर वे 8वीं श्रेणी के संप्रदायों की प्रतियोगिता में शामिल होकर शीर्ष 3 स्थानों के लिए लड़ सकते हैं और फिर आगे 7वीं श्रेणी के संप्रदायों को चुनौती दे सकते हैं। उसने पहले ही वुजीजी और कई अन्य एल्डर्स के साथ इस बारे में चर्चा कर ली थी। वह 8वीं श्रेणी के संप्रदायों की प्रतियोगिता में भाग लेगी और 7वीं श्रेणी के संप्रदायों में जगह बनाने का प्रयास करेगी। 7वीं श्रेणी और उससे ऊपर के संप्रदायों के बीच होने वाली प्रतियोगिताएं 9वीं और 8वीं श्रेणी जैसी नहीं होती, जहां कोई एक अकेला व्यक्ति संप्रदाय को शीर्ष पर पहुंचा दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यम श्रेणी के संप्रदाय अपने शिष्यों के बीच एकता और सहयोग को महत्व देते हैं और उन प्रतियोगिताओं में अच्छी रैंकिंग जीतने के लिए संप्रदाय के पास कई उत्कृष्ट शिष्यों का होना आवश्यक होता है। किंगयुन संप्रदाय की नींव अभी बहुत कमज़ोर है और उसके शिष्यों की क्षमताएं भी अलग अलग स्तर की हैं। और भी अधिक शक्तिशाली संप्रदायों को चुनौती देने के लिए उसे संप्रदाय की ताकत बढ़ाने हेतु नए और होनहार शिष्यों की भर्ती करनी होगी। 8वीं श्रेणी के संप्रदायों के बीच की प्रतियोगिता कल जियांगपान शहर में ही होगी, जिसका अर्थ था कि आज उसके पास अपने बेटे के साथ बिताने के लिए पूरा एक दिन था। लेकिन चूंकि उसके बेटे का सगा पिता उसके साथ रहना चाहता था, वह मना नहीं कर सकी। वह हसानफरामोश छोटा शैतान तो सपनों में भी पिताजी पुकारता है। ये तो साफ तौर पर पिता के मिलते ही माँ को भूल जाने का मामला था। छोटे शैतान की शरारतें।
उस छोटे शैतान ने इस तरह दांत दिखाकर हंसा कि उसकी आंखें लगभग बंद हो गईं और उसके छोटे छोटे सफ़ेद दांत दिखाई देने लगे। उसने अपने पिता को पुकारना शुरू किया और फिर उन पर हुक्म चलाने लगा, पिताजी क्या आप जेड को कपड़े पहना सकते हैं। उसके पिता ने बड़ी मेहनत से और धीरे धीरे उसे कपड़े पहनाए, जिसके बाद उसने अपने पिता को अपना मुंह धोने और कुल्ला करने के लिए पानी लाने का आदेश दिया। कुल्ला करने के बाद ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने बेहद खुश होकर कहा, पिताजी का होना कितना अच्छा है, अब मुझे माँ के लिए इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मू वुशुंग मुस्कुरा दी। उसका बेटा भले ही अपने पिता पर हुक्म चला रहा था, लेकिन वास्तव में वह बस अपनी माँ का हाथ बंटा रहा था और उसका बोझ कम कर रहा था। लॉन्ग मोशन ने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसे यह एहसास बेहद पसंद आ रहा था। अचानक एक बेटा मिल जाने से वह वास्तव में थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसके बेटे ने जिस गर्मजोशी से उसे अपनाया उसने उसकी घबराहट को कम कर दिया। वह चाहता था कि उसका बेटा उससे हर काम करवाए और उसे पराया न समझे। इस तरह वह उन वर्षों की भरपाई कर सकता था जब वह अपने बेटे और उसकी माँ के साथ नहीं था। उसके बेटे से शुआंग एक जैसी खुशबू आती थी, खासकर सुबह के समय यह महक और भी तेज हो जाती थी। अपने बेटे को बाहों में थामकर उसे ऐसा महसूस होता था मानो उसने शुआंग एर को ही थाम रखा हो। बेचारे शाही चाचा अपने बेटे को गले लगाकर ही अपनी इस तड़प को शांत कर पा रहे थे। सराय के भीतर आकर्षण का केंद्र। हाथ मुंह धोने के बाद वह 3 लोगों का परिवार सराय के लॉबी में एक मेज पर नाश्ता करने बैठ गया। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी लंबे समय से अपनी माँ और पिताजी के साथ बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। उसने चम्मच उठाया और खुशी खुशी दलिया पीने लगा, और यहाँ तक कि उसने अपनी माँ और पिताजी की थाली में एक एक स्टीम बन भाप में पका हुआ बन भी रखा। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने लॉन्ग मोशन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी आपकी काली आंखें भी बहुत सुंदर हैं। यहाँ आते समय उसने ध्यान दिया था कि उसके पिता की आंखों का रंग बैंगनी से बदलकर काला हो गया है, लेकिन वह पूरी तरह काला नहीं था। वह नहीं जानता था कि वे एम्बर रंग की आंखें थीं। वह तो बस इतना जानता था कि उसके पिता की आंखें बहुत खूबसूरत हैं और वह कुछ देर तक उत्सुकता से उन्हें निहारता रहा था। वह छोटा बच्चा बेहद चतुर था। वह जानबूझकर बहुत धीरे से बोला क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनकी खूबसूरत बैंगनी आंखों को देखें। अगर मेरी आंखें बैंगनी होतीं तो मैं भी उन्हें किसी को नहीं दिखाता। लॉन्ग मोशन ने उसके छोटे से सिर को थपथपाया और एक रुमाल निकालकर उसके मुंह के कोने पर लगा तेल पोंछा जो बन खाने की वजह से लग गया था। पिता और पुत्र के बीच के इस जुड़ाव को देखकर मू वुशुंग ने मन ही मन सोचा कि जिस बेटे को उसने इतनी मुश्किलों से पाल पोष कर बड़ा किया, वह कल ही अपने सगे पिता से मिला था और आज वे दोनों उससे भी ज्यादा करीब लग रहे थे। वास्तव में सगा पिता सगी माँ से ज्यादा जरूरी निकला। वह 3 लोगों का परिवार लॉबी के बिल्कुल बीचों बीच बैठा था, जिसने वहां मौजूद अनन्या लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह परिवार देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। पुरुष लंबा, बेहद हैंडसम और दुनिया में अद्वितीय था। महिला का चेहरा खिले हुए आड़ू के फूल जैसा था जो गजब की खूबसूरत थी, और वह छोटा लड़का तराशे हुए जैद की मूर्ति जैसा नाजुक और प्यारा था। वह परिवार भीड़ में हंसों के जोड़े जैसा अलग ही चमक रहा था। कुछ लोगों ने मू वुशुंग को एक नज़र में पहचान लिया। उसका चेहरा ऐसा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नाजुक और सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा था। इसके साथ ही कल रात फ्लोटिंग पैगोडा से बाहर आते समय उसके भीतर जो दबंग आभा दिखाई दी थी, उसकी वजह से लोग चांदनी रात के उस दृश्य को शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ लोगों ने बातचीत शुरू करने और जान पहचान बढ़ाने के लिए मू वुशुंग के पास आने की कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसके बगल में बैठे पुरुष की ठंडी और क्रूर नज़र देखकर वे सहम गए और आगे एक भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कांग यांग की उलझन। मेरे शिष्यों, तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए। इसी समय वुजीजी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आया और उस मेज पर बैठ गया जहां मू वुशुंग और बाकी लोग बैठे थे। उसके साथ कांग यांग और बाकी जूनियर ब्रदर्स भी थे। कांग यांग तो वुजीजी के साथ बैठ गया, लेकिन बाकी शिष्यों की पास आने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी सीनियर सिस्टर के बगल में बैठे उस पुरुष की आंखें इतनी खौफनाक थीं कि उनमें खड़े होकर बात करने का साहस तक नहीं बचा था। लेकिन कांग यांग पर लॉन्ग मोशन की उस तीखी नज़र का कोई असर नहीं हुआ। बैठने के बाद उसने ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी से बात की, जेड कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि जेड के पास अब पिताजी हैं। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने खुशी खुशी कहा। उसने अपने पिता की बाँह पकड़ी, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और बड़े गर्व से कहा, ये मेरे पिताजी हैं। इतना कहने के बाद उसने बात पूरी की, जेड के सगे पिताजी। कांग यांग के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने एक असहज मुस्कान के साथ मू वुशुंग की ओर देखा। जेड मजाक कर रहा है ना? उसने इस आदमी को पहले भी जेड के साथ देखा था। वे साफ तौर पर अजनबी लग रहे थे, तो भला यह जेड का सगा पिता कैसे हो सकता है? वह मजाक नहीं कर रहा है जूनियर ब्रदर कांग, यही जेड के सगे पिता हैं। मू वुशुंग ने जवाब दिया।
बात चाहे जो भी हो, बेटे के सगे पिता होने की पहचान तो लॉन्ग मोशन की ही है। मू वुशुंग के उत्तर को सुनकर कांग यांग के चेहरे के भाव कुछ गहरे उदास हो गए। मू वुशुंग कांग यांग के मन की बातों से अनजान थी और जेड तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए वह और भी अनजान था, लेकिन वुजीजी और लॉन्ग मोशन इसे साफ देख सकते थे। कांग यांग की ओर लॉन्ग मोशन की नज़र और भी ठंडी हो गई। वुजीजी हंसे और स्थिति को संभालते हुए बोले, मेरी शिष्या, तुमने वास्तव में कल रात हमारे किंगयुन तलवार संप्रदाय का नाम रोशन कर दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगी, तुम सच में अद्भुत हो। कांग यांग भी अच्छा था, उसने कल रात फ्लोटिंग पैगोडा के 18वें स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लिया। इस 9वीं श्रेणी के संप्रदाय प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पार करने वाले तुम दोनों ही एकमात्र व्यक्ति हो। हा, बधाई हो जूनियर ब्रदर, मू वुशुंग ने कांग यांग से मुस्कुराते हुए कहा। वह बहुत खुश थी कि कांग यांग इतना शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से उसके और कांग यांग के अलावा पूरे किंगयुन तलवार संप्रदाय के शिष्यों में एक भी ऐसा शिष्य नहीं था जो अच्छी क्षमता वाला लड़ाका हो। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या एल्डर इन सैकड़ों लोगों में से उत्कृष्ट शिष्यों को उचित प्रशिक्षण के लिए चुन सकते हैं। अगर वे सच में किसी को नहीं ढूंढ पाते तो उन्हें नए स्वीकृत शिष्यों के अगले बैच में से किसी को प्रशिक्षण के लिए चुनना पड़ सकता है। हालांकि वह थोड़ी हैरान थी, मास्टर, मेरे और जूनियर ब्रदर कांग के अलावा क्या किसी और ने परीक्षा पास नहीं की? ये प्रतियोगिता बहुत अधिक कठिन है। ये सामान्य है कि अन्य संप्रदाय इसे पार नहीं कर सकते। आखिरकार फ्लोटिंग पैगोडा प्रथम श्रेणी के संप्रदाय चर्च ऑफ लाइट द्वारा अपने शिष्यों की साधना और चरित्र का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शीर्ष श्रेणी का जादुई हथियार है। यहाँ तक कि चर्च ऑफ लाइट के आंतरिक शिष्य भी कभी कभी फ्लोटिंग पैगोडा के 18 स्तरों को पार नहीं कर पाते हैं। तो ये सामान्य है कि 9वीं श्रेणी के संप्रदायों के शिष्य इसे पार नहीं कर सकते, वुजीजी ने कहा। हालांकि एल्डर चांगडोंग एक दयालु व्यक्ति हैं। अन्य संप्रदायों के 2 शिष्य 17वें और 16वें स्तर तक पहुंचे और उन्होंने उन्हें क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान दे दिया। यद्यपि हमारे संप्रदाय से तुम दोनों ने सफलतापूर्वक परीक्षण पास कर लिया, लेकिन इसे केवल एक ही स्थान माना जा सकता है क्योंकि तुम दोनों एक ही संप्रदाय से हो। मू वुशुंग ने सिर हिलाया, मैं समझ गई। हालांकि चर्च ऑफ लाइट के एल्डर चांगडोंग वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। चर्च ऑफ लाइट के प्रति उसके मन में अभी भी बहुत सकारात्मक प्रभाव था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शाम को आने वाले 2 बिन बुलाए मेहमान चर्च ऑफ लाइट के प्रति उसकी सद्भावना को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। एक खुशी भरा दिन। नाश्ते के बाद जियाओ जुवानिक्सी ने बाहर जाकर खेलने की जिद की और लॉन्ग मोशन स्वाभाविक रूप से अपने बेटे का साथ देने के लिए खुश था। उसने मू वुशुंग को एक गहरी नज़र से देखा। बेशक मू वुशुंग पिता और पुत्र को अकेले बाहर नहीं जाने दे सकती थी। वह नहीं जानती थी कि उसके बेटे का सगा पिता वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है। अगर वह अचानक उसके बेटे को दूर ले गया तो वह उसे कहाँ ढूंढेगी? इसलिए जाहिर है उसे उनके साथ जाना ही पड़ा। उस दिन उन्होंने जियांगपान शहर की हर सड़क और गली को घूमा। जैसे ही रात हुई, जियाओ जुवानिक्सी को लॉन्ग मोशन ने गोद में उठा लिया। छोटे बच्चे के गाल गुलाबी थे, लंबी काली पलकें ब्रश की तरह झुकी हुई थीं और वह अपने नाजुक चेहरे पर एक संतुष्ट और खुश मुस्कान के साथ गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही वे सराय के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, मू वुशुंग रुक गई और जो आदमी उसके बगल में उसे देख रहा था वह भी उसी क्षण रुक गया। आज के लिए धन्यवाद। उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वह बता सकती थी कि उसका बेटा सच में बहुत खुश था, यह शायद उसका अब तक का सबसे खुशी भरा दिन था। वह आमतौर पर पहाड़ पर ऊपर नीचे अपने छोटे सफ़ेद खरगोश की सवारी करता है, परेशानी खड़ी करता है और हर जगह ध्यान आकर्षित करता है। हकीकत में वह सिर्फ एक बच्चा है जिसे प्यार की कमी है। आज उसने और लॉन्ग मोशन ने बस साधारण माता पिता की तरह अपने बेटे के साथ खेलते हुए दिन बिताया और वह बेहद संतुष्ट था। उसकी साफ घंटी जैसी हंसी दिन भर सुनी जा सकती थी। वह लॉन्ग मोशन के आने के लिए तहे दिल से आभारी थी, जिसने उसके बेटे को एक शानदार दिन दिया। लॉन्ग मोशन ने उसकी ओर देखकर अपना सिर हिलाया। श्वांग ए, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई। वह उस समय व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया था और उसने विभिन्न संप्रदायों में उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही जन्म दिया था और जिन लोगों को उसने बाहर भेजा था वे उस व्यक्ति को ढूंढने में विफल रहे जिसका उसने वर्णन किया था, इसलिए वे मौका चूक गए। यह उसकी समस्या है। उसे खुद इस महाद्वीप के हर कोने की यात्रा करनी चाहिए थी ताकि वह उसे जल्दी ढूंढ पाता और उसे कष्ट सहने से बचा पाता। मू वुशुंग ये कहना चाहती थी कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बेटे का सगा पिता इतनी जल्दी उसके दरवाजे पर आ जाएगा जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलेगा। हालांकि अगर उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिलता तो शायद वह भाग जाती और शायद उसका बेटा अपने सगे पिता को फिर कभी नहीं देख पाता, उसके चौड़े और मजबूत आलिंगन में लेटने और अपने सपनों में खुशी से मुस्कुराने की तो बात ही छोड़ दें। अहंकारी आगंतुक।
सराय के प्रवेश द्वार पर एक आदमी और एक औरत खड़े थे। आदमी सुंदर और सुसंस्कृत था, जबकि औरत सुंदर, सुडौल और अभिमानी थी। उस औरत ने सड़क पर बात कर रही मू वुशुंग की ओर इशारा किया और अपने बगल में खड़े किसी व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यही किंग्युन तलवार संप्रदाय की वुशुंग है जिसने कल रात फ्लोटिंग पैगोडा बेल बजाई थी? उस आदमी ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, ये वही है। वह इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल एक परी की तरह। मैं उसे पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? यूनवान एर ने ठंडी आह भरी और कुछ स्पिरिट स्टोन जमीन पर फेंक दिए। उसका रवैया उस आदमी को नागवार गुजरा, लेकिन ये देखकर कि जमीन पर पड़े स्पिरिट स्टोन सभी उच्च श्रेणी के थे, उसने जल्दी से अपना इनाम उठाया और वहां से चला गया। यूनवान एर ने अपने बगल वाले आदमी की बांह पर हल्का सा थप्पड़ मारा। सीनियर ब्रदर वेनहाउ, क्या आप भी उस औरत की सुंदरता से अंधे हो गए हैं? एक ऐसी औरत में क्या खास है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो? माँ वेनहाउ ने अपनी नज़रें हटाईं और यूनवान एर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे नहीं देख रहा था जूनियर सिस्टर। मैं उसके बगल वाले आदमी को देख रहा था। क्या वह थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा है? यूनवान एर ने कुछ पलों के लिए लॉन्ग मोशन को ध्यान से देखा और वह जितना देखती गई उसे उतना ही लगा कि यह आदमी किसी देवता की तरह सुंदर था। दुनिया में इतना सुंदर आदमी कैसे हो सकता है? माँ वेनहाउ ने यूनवान एर को कोहनी मारी, जो अपने ख्यालों से बाहर आए, और ठंडी हंसी के साथ बोली, वह कहाँ से जाना पहचाना लग रहा है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा इस मनहूस जगह में क्या आपको लगता है कि हम किसी को जानते होंगे? मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने हमें यह मिशन क्यों सौंपा। मुझे नहीं लगता कि इस वुशुंग में कुछ खास है। क्या कोई गलती हो सकती है? उसकी वजह से फ्लोटिंग बेल कैसे बच सकती है? माँ वेनहाउ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और धैर्यपूर्वक यूनवान एर से बात की। मेरे पिता ने ये काम हमें सौंपा है क्योंकि वे वुशुंग को महत्व देते हैं। जरा सोचो, पिछली बार जब फ्लोटिंग बेल बजी थी तो ब्राइट गॉड सेक्ट चर्च ऑफ लाइट का हमारा आंतरिक शिष्य वर्तमान संप्रदाय प्रमुख बन गया था, जो तुम्हारे नाना हैं। तुम जानती हो कि तुम्हारे नाना कितने शक्तिशाली हैं। जो कोई भी फ्लोटिंग बेल को बजा सकता है वह निश्चित रूप से असाधारण है। इसलिए हमें वुशुंग को वापस संप्रदाय में लाना ही होगा। संप्रदाय प्रमुख की बात करते हुए यूनवान एर के चेहरे पर गर्व दिखाई दिया और उसने सिर हिलाया। जब मू वुशुंग और उसका 3 लोगों का परिवार पास आया तो उसने अपनी ठुड्डी उठाई और अहंकार से उनका रास्ता रोक लिया। तुम किंग्युन तलवार संप्रदाय की वुशुंग हो। मैं यूनवान एर हूँ, लाइट गॉड सेक्ट के प्रमुख की पोती, और यह माँ वेनहाउ है, उप प्रमुख का पोता। हम इतने ऊंचे रुतबे वाले लोग व्यक्तिगत रूप से तुम्हें वापस लाइट गॉड सेक्ट में ले जाने आए हैं। एक बार जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो तुम हमारे संप्रदाय की एक आंतरिक शिष्य बनोगी। जल्दी से अपना सामान बांधो और अभी हमारे साथ चलो। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने एक अहंकार भरे लुक के साथ मू वुशुंग की ओर देखा। दूरस्थ ग्रामीण इलाके की इस गंवार को यह सुनकर इतना उत्साहित होना चाहिए कि वह बस खुशी से रोने ही वाली हो।